यानी गड्ढा बना। इज इट क्लियर? तो आपको इस बात को याद रखना है कि मिडिल रिवर से भी तो निकल रही है ये झेलम। झेलम किससे निकल रही है? मिडिल रिवर से। वेरीनाग और ग्लेशियर का क्या नाम दिया था मैंने? शेषनाग। तो शेषनाग से ये निकल करके जब ये आगे बढ़ रही है झेलम, तो ये क्या करती है कि सबसे पहले ये कश्मीर वैली से बह रही है, ड्रेन हो रही है वहां से। तो ये बह रही है तो नदी तो यही सेंसिटिव हो गई, जबकि झेलम नदी की तो बात ही अलग है, नेचुरल ब्यूटी तो बड़ा पड़ा, लेकिन ह्यूमन बीइंग के वजह से तो पूरा एरिया डिस्टर्बेंस है। उसके बाद जब ये आगे बढ़ती है तो पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है। याद रखिएगा, झेलम नदी पाकिस्तान के साथ क्या करती है बच्चे? सबसे लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है। ओके, और सबसे लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हुए बारामूला गॉर्ज पहुंचती है। बारामूला गॉर्ज जो पीओके में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। इज इट क्लियर? तो बारामूला गॉर्ज बनाते हुए ये कहां चली जाती है? पाकिस्तान। ओके, और पाकिस्तान में जाकर ये किस में मिलती है? चेनाब में। आई रिपीट, किस में मिलती है? चेनाब में। इसका मतलब है कि ये सिंधु की ट्रिब्यूटरी है, बट डज नॉट फॉलो डायरेक्टली इनटू द इंडस। ये डायरेक्ट इंडस में नहीं मिलती, ये किस में जाकर मिल जाती है? चेनाब में। इस बात को केयर कीजिएगा। इट इज क्लियर? ओके, उसके बाद इस पर मैंने आपको दो प्रोजेक्ट बताया था। एक बताया था तुलबुल, देखिए, और एक बताया था उरी। उरी मूवी भी यही है। ये जो तुलबुल प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट क्या है? ये भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। तो इस पर बहुत पहले, ये आपको मैं 2005-6 के बारे की बात बता रहा हूँ कि 2005 या 6 की बात थी, 2005 या 6 की बात थी कि पाकिस्तान की सरकार ने इस पर क्लेम किया था, इस तुलबुल प्रोजेक्ट पे, कि नहीं, ये तुलबुल प्रोजेक्ट गलत है, तो ये भारत का प्रोजेक्ट होगा। तो इसके लिए क्या हुआ कि एक स्वीडन से प्रोफेसर आया। कहां से? स्वीडन से। और स्वीडन से प्रोफेसर आया और उसने इसकी जांच की और उसने रिपोर्ट दे दिया कि 100% भारत का है। 100% किसका है? भारत का है। समझ में आया? तो इस तुलबुल प्रोजेक्ट के बारे में याद रखिएगा कि तुलबुल प्रोजेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कि तुलबुल प्रोजेक्ट पूरे तरीके से भारत सरकार का है, इस चीज को नहीं भूलिएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, तो तुलबुल प्रोजेक्ट देखा और आपने क्या देखा? उरी प्रोजेक्ट। ये दो प्रोजेक्ट यहाँ पर है, ठीक। तो क्या हुआ कि जब इंडस रिवर जब पाकिस्तान में गई तो इसके पानी को लेकर ये हो गया, क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि ये पाकिस्तान में गिर रहा है। अगर आप इसके पानी का ज्यादा यूज करेंगे तो फिर पाकिस्तान क्या करेंगे? आई बात समझ में? तो फिर क्या हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच इसके वाटर पर एक एग्रीमेंट हुआ। क्या हुआ? एक एग्रीमेंट हुआ 1960 में। लिखेंगे, पॉइंट बनाकर के लिखिएगा, ठीक है? या अगर मान लीजिए इंडस में जगह हो तो वहां भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? लिखेंगे, लिखिए, there is a treaty between India and Pakistan. There is a treaty between India and Pakistan. देखिए, अगर इंडस में जगह है तो वहां लिख लीजिए, तो झेलम में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो मैं इस तरह से लिख पाऊंगा कि वो अपने आप आपको क्लियर कर देगा, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को भी। ठीक है, लिख लीजिए, देयर इज अ ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान about Indus River water, about Indus River water in 1960, about Indus River water in 1960, about Indus River water in 1960, in 1960, यानी कि 1960 में इंडस रिवर वाटर पर एक एग्रीमेंट हुई, एक ट्रीटी हुई भारत और पाकिस्तान के बीच 1960। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा मुझे समझ बताइए, आज ये ट्रीटी है या नहीं है? क्या आपने शुरू से यही आंसर मैं इमेजिन कर रहा था। याद रखिए, जब पहलगाम में ये हुआ था, फिर ऑपरेशन सिंदूर हुई, और आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार ने इस ट्रीटी को क्या किया? रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये ट्रीटी हुई थी, ये नहीं था। समझ में आया? लिखिए, नाउ दिस इज सस्पेंड आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, नाउ इट इज सस्पेंडेड। बहुत अच्छा जवाब, नाउ इट इज सस्पेंडेड आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। बोल दिया भारत सरकार ने कि पानी नहीं मिलेगा, आप
चिल्लाते रहिए एनडीआर वालों। आ गया समझ में? गुड। तो याद रखिएगा, अब ये ट्रीटी क्या किया गया है? सस्पेंड किया गया है। अब यहीं पर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बोलता हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। ये यूपीएससी में आ चुका है। पहले आप मुझे ये बताइएगा कि आप इस शब्द को, इस वर्ड को या इस नदी के बारे में आपने सुना है कि नहीं सुना है? देखिए सिंपल सी बात है, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। किशन गंगा, किशन पहले इस नदी के बारे में सुना था कि नहीं? ये किशन गंगा, किशन गंगा के बारे में मुझे याद नहीं, मैंने बोला है, लेकिन ठीक है बच्चे, इसका मतलब है इस किशन गंगा को भी समझना है। इज इट क्लियर? सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। ये किशन गंगा नदी जेएनके में है। कहाँ पर है? जेएनके में। और ये जेएनके में ही रह जाती है। बहुत छोटी नदी है, लगभग 275 किलोमीटर के करीब इसकी लंबाई है। अब 200-250 किलोमीटर कोई बड़ी बात नहीं होती। तो सभी लोग याद रखिएगा, किशन गंगा नदी ग्रेटर हिमालय से के ग्लेशियर से निकलती है और कश्मीर में बहकर कश्मीर में खत्म हो जाती है, लेकिन किसमें गिरती है? झेलम में। तो किशन गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है? झेलम की। लिखिए इसके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूपीएससी में आज, क्योंकि क्या है कि हम इन नदियों को तो क्या करते हैं, वो छोटी सी नदी पूछ देंगे बजाय पेपर। लिखिए, लिखेंगे किशन गंगा रिवर, इसी में लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं। किशन गंगा रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। किशन गंगा रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। किशन गंगा रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। तो हमने ये देखा कि जो किशन गंगा नदी है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है बच्चे? वो झेलम की। इसको याद रखिएगा, किसकी ट्रिब्यूटरी है? झेलम की। ओके, ब्रैकेट में लिखिए इन जेएनके, मतलब आप ये बता दीजिए कि ये जेएनके में है, ठीक है? इन जेएनके, ये आपके दिमाग में रहेगा। कहाँ पर है? जेएनके में। अब ये निकलती कहाँ से है? तो ग्रेटर हिमालय के ग्लेशियर से। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्लेशियर ऑफ ग्रेटर हिमालय। 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 गुड। तो याद रखिएगा, ये ग्रेटर हिमालय की ग्लेशियर से निकलती है। क्या है बच्चे? ग्रेटर हिमालय के ग्लेशियर से निकलती है। अब देखिए यहाँ पर इनका एक कारनामा, इज इट क्लियर? अगर मैं आपको इस तरह से जम्मू कश्मीर का, अगर ऐसे मैं आपको ये इस तरह से अगर फोटो बना दूं, तो देखिए लगभग यहाँ से निकलती है, इस तरह से बढ़ती है और कहाँ आ जाती है? पीओके में। कहाँ जाती है? पीओके। याद रखिए, है ये भारत, लेकिन अब उन्होंने नाम दे दिया है पीओके, तो लिखवाना पड़ता है। लिखेंगे इट एंटर्स इन पीओके। इट एंटर्स इन पीओके। मैंने पीओके कहा है, समझ में आया? ये 100% भारत सरकार, मैंने पाकिस्तान नहीं कहा। इट एंटर्स इन पीओके, तो ये कहाँ इन कर जाती है? पीओके में। अब पीओके में इंटर करती है, तो पीओके में किसने कब्जा कर रखा है? पाकिस्तान। इसका मतलब है पाकिस्तान की सरकार वहां पर है। क्योंकि देखिए पीओके है, लेकिन हम ले तो नहीं पाए ना अभी वापस, अभी तो उन्हीं के पास है, वहीं वहां पर वो चाहे बीड़ी सुट्टा कर रहे लोग। क्लियर है? तो ये पीओके में चली जाती है, तो पीओके में इसका नाम बदल दिया उन्होंने। पीओके में इसी को कहा गया है नीलम नदी। नीलम नदी लिखिए, लिखेंगे here it is called नीलम river. Here it is called नीलम, N-E-E-L-A-M, नीलम। Here it is called नीलम river. तो यहाँ पर आप इसको क्या बोलते हैं? नीलम। क्लियर हो गया? ओके, नीलम रिवर, ठीक है? फिर लिखिए इट फॉल्स इन चेनाब। इट फॉल्स इन चेनाब। वेट, झेलम पढ़ा रहे ना? इट फॉल्स इन झेलम रिवर। इट फॉल्स इन झेलम रिवर। झेलम पढ़ना है, ये कहाँ गिर जाती है? झेलम। इट फॉल्स, F-A-L-L-S, F बच्चे, हाँ F-A-L-L-S। इट फॉल्स इन झेलम रिवर। तो ये कहाँ गिर जाती है? झेलम रिवर में। प्लीज ये किशन गंगा को याद रखिएगा। याद रखिए अन्य भी नदियां आएंगी जिनमें गंगा वर्ड यूज किया है, मैं वो सारा बताऊंगा जिनमें गंगा वर्ड यूज किया गया है, तो इस चीज को केयर कीजिएगा। और हाँ, एक चीज है, देखिए एवरीथिंग इज नॉट 100% पॉसिबल इन द क्लासरूम बाय द टीचर्स। यू हैव टू कीप अ गुड परसेप्शन व्हाइल यू आर वाचिंग द एटलस।
जब आप लोग एटलस देखेंगे थोड़ा अपने दिमाग का अवेयरनेस रखेंगे, अगर कोई छोटी मोटी नदी दिखे तो वहाँ पे नोट में लिख भी लीजिए, राइट डाउन कीजिए। भरोसा नहीं है ना वो क्या पूछ लेंगे, फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डिस्टर्ब नहीं होने दूं, लेकिन फिर भी कोई भरोसा नहीं है ना क्या पूछा है। चलिए हो गया झेलम। अब नेक्स्ट अगली ट्रिब्यूटरी, किसकी ट्रिब्यूटरी पढ़ रहे हैं हम लोग? इंडस की। किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ में सबसे पहले मैंने क्या करवाया आप लोगों को? झेलम करवाया। और झेलम के किनारे कौन सा इंपॉर्टेंट शहर था? श्रीनगर। किसने बसाया था? अशोक। देख सकते हैं कि कहां की चीज कहां पर है। चलिए झेलम के बाद नेक्स्ट अगली ट्रिब्यूटरी पे लिखिए सभी लोग, लिखिए चेनाब। चेनाब रिवर। हम अच्छे से सबको कवर करेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी। और रिवर सिस्टम एकदम अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, बेफिक्र रहिए। ऐसा आपको सुन के भी तो लगेगा कि नदी बह रही है दिमाग में। लिखिए आपने चेनाब रिवर ना। सबसे पहले क्या करें? पेन। ठीक। डिस्टर्बेंस क्या फायदा? हाँ कहीं रिलैक्स रहिए बच्चे, क्या दिक्कत है? ऑफ करना था, हो गया, गुड। अब जब आप परेशान होते क्या फायदा? ठीक है चलिए अब यहाँ सभी बच्चे केयर कीजिए, मैंने क्या लिखा है आपको? चेनाब रिवर। तो सबसे पहले आप लोग अपने दिमाग में बात रखिए कि चेनाब कोई नदी नहीं है। अब आप कहेंगे सर क्या पी कर आए? नहीं, पानी पी रहा हूं। चेनाब को मैंने इसलिए कहा नदी नहीं है क्योंकि कोई अकेली नदी नहीं है, दो नदियां हैं। क्या है? दो नदियां। याद रखिएगा चेनाब समेशन है दो नदी का, एक का नाम है चंद्र, एक का नाम है भागा। लिखिए इट इज समेशन ऑफ टू रिवर्स। इट इज समेशन ऑफ टू रिवर्स। हमें लगता है चेनाब सिंगल नदी नहीं है, नहीं वो दो नदियों का समेशन। इट इज समेशन ऑफ SUMMATION। It is summation of two rivers. It is summation of two rivers. ये दो नदियों का क्या है बच्चे? समेशन है, चंद्रा एंड भागा। चंद्रा एंड भागा। चंद्रा ही लिखेंगे, चंद्रा सर या चंद्रा सर कोई नहीं लिखेगा। आप लोग लिख देना चंद्रा सर का नाम आ रहा है, नहीं मैंने नदी कहा है, ठीक है ना? गुड। तो क्लियर हो गया? तो सभी लोग याद रखिएगा इट इज समेशन ऑफ चंद्रा एंड भागा, दो नदियों का समेशन। लेकिन अब क्वेश्चन है ये निकलती कहां से? कहीं से भी तो निकलेगी। याद रखिए ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहां से? हिमाचल से। आ रही है JNK में, क्या कीजिए, आ रही है JNK में, बह रही है JNK में, निकल कहां से रही है? हिमाचल। और आपको हिमाचल में भी किससे? ग्रेटर हिमालय से। और मैंने आपको ग्रेटर हिमालय में, हिमाचल में एक पास बताया था, अगर आप लोग को याद हो, बारालाचाला है ना, उन्हीं से निकलते। लिखिए इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम या इट ओरिजिनेट्स नियर, ऐसे लिखिए इट ओरिजिनेट्स नियर बारालाचाला पास। इट ओरिजिनेट्स नियर बारालाचाला पास। It originates near Baradachala Pass of Greater Himalayas from Himachal Pradesh. 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 यानी हिमाचल प्रदेश में ही जो ग्रेटर हिमालय का पार्ट है बच्चे, वहां पे बारालाचाला पास है, जो मैंने कहा था कि ये हिमाचल और JNK को ऐड करती है। मैंने पूरी माउंटेन सिस्टम में ये सब पढ़ा दिया आप लोग को, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ क्या कीजिएगा कि ये बारालाचाला पास के नजदीक से निकलती है चंद्रभागा, और फिर इंटर कहाँ करती है? जम्मू कश्मीर में। तब जब ये इंटर करती है तो दो पहाड़ के बीच से, आपको याद होगा पीर पंजाल और धौलाधर बताया था, उनके बीच से बहती है। लिखिए इट ड्रेन्स बिटवीन पीर पंजाल एंड धौलाधर। इट ड्रेन्स बिटवीन पीर पंजाल एंड धौलाधर। इट ड्रेन्स बिटवीन पीर पंजाल एंड धौलाधर। तो पीर पंजाल और धौलाधर के बीच से ये बहती है, बिटवीन पीर पंजाल एंड धौलाधर, उन माउंटेन के बीच से निकलती है। उसके बाद ये कहां आ गई? जम्मू कश्मीर। ओके, उसके बाद ये क्या करती है? जम्मू कश्मीर से फिर बहते हुए ये कहां चली जाती है? पाकिस्तान। लिखिएगा आफ्टर
it enters in Pakistan. After it enters in Pakistan. After it enters in Pakistan. अब ये कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में। और जानते हैं किसमें गिरती है? याद रखिए इंडस की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन ये इंडस में नहीं गिरती। ये किसमें गिरती है? चेनाब में। किसमें? चेनाब में। लिखिए इट फॉल्स इन चेनाब। एक मिनट वेट, मैं तो चेनाब ही पढ़ा रहा हूँ ना। हाँ तो फिर इंडस में गिरेगी। मैं देख रहा हूँ। हाँ तो चेनाब ही तो पढ़ा रहा हूँ मैं, तो ये इंडस में गिरेगी। आपने इंडस कहा था? गुड, वेरी गुड, गुड। चलिए लिखिए। मैं क्या सोचता था तब उस समय? मेरा ये दिमाग कहाँ रह रहा है? चल लिखा आप लोगों ने, आफ्टर इट एंटर्स इन पाकिस्तान एंड फॉल्स इन इंडस। हाँ फॉल्स इन इंडस। हाँ ये तो चेनाब ही पढ़ रहा था, ये ठीक है कि मैंने यहाँ लिख दिया है। अब मेरा दिमाग खराब हो गया। चलिए तो ये कहाँ गिरी? इंडस में। इसका मतलब है चेनाब किसमें गिरेगी? इंडस में। ध्यान से सुनिएगा, चेनाब किसमें गिरी? इंडस में। और जानते हैं चेनाब ही इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी भी है। लिखे इट इज द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। 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 यानी इंडस की क्या है बच्चे? सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी भी है। ये भी बात याद रखिएगा। ओके अच्छा, अब ये तो हमने देख लिया कि ये इंडस की ही क्या है? सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ओके और ये जाकर के चेनाब जो है आपको पाकिस्तान में जाकर के इंडस में मिल गई। इट इज क्लियर? अच्छा अब एक चीज और यहाँ पे क्या कीजिएगा कि इस चेनाब के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट हैं। क्लियर है? बताइए याद है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हाँ पानी है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक ही होगा, और उसका नाम आप बोलिए। चलिए आप लोग जब तक याद करेंगे तब तक मैं लिख देता हूँ। चलिए मैं बता देता हूँ। एकदम सही। चलिए लिख लीजिए, यही है, ये सब इंपॉर्टेंट है। लिखिए बगलीहाट, सलाल, दुलहस्ती। सलाल, बगलीहाट एंड दुलहस्ती प्रोजेक्ट्स आर ऑन दिस रिवर। भूलिए नहीं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सलाल, बगलीहाट और दुलहस्ती। दुलहस्ती लिखिए आप लोगों ने। ऑन दिस रिवर प्रोजेक्ट आर ऑन दिस रिवर। प्रोजेक्ट आर ऑन दिस रिवर। तो इसका मतलब हो गया इस पे 3 प्रोजेक्ट हैं, सलाल प्रोजेक्ट, बगलीहाट प्रोजेक्ट और दुलहस्ती प्रोजेक्ट। ये आप लोगों को याद रहेगा। ओके एवरीवन, ठीक है। अच्छा कल मैंने आपको हिस्टोरिकल नेम बताया था ना उसका, झेलम का विदिशा, तो इसका भी तो हिस्टोरिकल नेम है। लिखिए द हिस्टोरिकल वैदिक नेम इज, द हिस्टोरिकल वैदिक नेम इज अस्किनी। भूलिएगा नहीं बच्चे, द हिस्टोरिकल वैदिक नेम इज अस्किनी। इसी को हिस्टोरिकल वैदिक नेम अस्किनी कहा गया है। हिस्टोरिकल वैदिक नेम इज अस्किनी। अस्किनी रिवर, ठीक है, हो सकता है वो अस्किनी ही लिख दें, आपको कोई दिक्कत ना हो जाए। तो चलिए झेलम हो गया। झेलम के बाद क्या कराया मैंने? चेनाब। चलिए उसके बाद फिर साउथ की ओर आ रहे हैं, झेलम, चेनाब, फिर लिखिए रावी। रावी रिवर, रावी रिवर, रावी रिवर, रावी RAVI लिखे बड़े भाई, आपने रावी लिख दिया है। रावी, रावी रिवर हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले याद रखिएगा कि रावी रिवर कहां से निकलती है, पहले तो ये बता। लेकिन इसका क्या करते हैं कि पहले हिस्टोरिकल नेम ही लिख लेते हैं, ठीक है, याद रहेगा। लिखिए द हिस्टोरिकल वैदिक नेम इज, द हिस्टोरिकल वैदिक नेम इज, एनीबॉडी कोई जानते हैं? द हिस्टोरिकल वैदिक नेम इज परुष्णी। परुष्णी, परुष्णी। हिस्टोरिकल वैदिक नेम इज परुष्णी। परुष्णी। The historical
करती है परुष्णी। तो याद रखिएगा कि रावी नदी का ही ऐतिहासिक नाम क्या है? परुष्णी नदी है। इट इज क्लियर? अच्छा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकली। मैं बता देता हूँ, आपके जीएस की बात है तो मैं आपको बता भी देता हूँ। देखिए बच्चे, ठीक है, एक भी बात क्लास से बाहर की नहीं है, सब जीएस की बात है। आपके हिस्ट्री जीएस में आपकी मदद करेगी। आपको पता है हमारे जो एंसेस्टर हैं उनको क्या बोला गया है? मैं सबकी बात कर रहा हूँ। आज हम किसी भी कास्ट रिलीजन में, डजंट मैटर। मैंने अपने किसकी बात की? एंसेस्टर्स की। हमारे एंसेस्टर्स किसको माना गया है? आर्यंस। हम लोग किसके वंशज हैं? एंसेस्टर्स कौन थे हमारे? आर्यंस। तो जब आर्य यहाँ पर थे तो आर्य कबीलों में रहते थे। किसमें रहते थे? कबीलों में। आज के हिसाब में समझ सकते हैं ट्राइबल सोसाइटी में। जैसे किसमें रहते थे आर्य? कबीले, ट्राइबल सोसाइटी में, एक झुंड की तरह कबीलों में रहते थे। तो इस समय क्या हुआ कि एक कबीला था, ठीक है, उसमें एक राजा था जिसका नाम था सुदास। क्या नाम था? सुदास। तो सुदास राजा को दूसरे 10 कबीलों वालों ने चैलेंज कर दिया कि निकल घर से बाहर, मेरे ऐसे की तैसे। तो सुदास ने कहा अच्छा ये बात है। तो कितने कबीले थे? 10। और ये अकेला कबीला में कौन था? सुदास। तो सुदास ने कहा कि ठीक है, शर्त मंजूर है। और सुदास आ गए। 10 कबीले सामने और अकेला सुदास सामने। और सुदास ने आते ही कहा स्वागत नहीं करोगे हमारा? उसके बाद 10 और सुदास में क्या हुआ? युद्ध। एक कबीला अकेला, राजा सुदास, 10 कबीले एक साथ, ठीक, और युद्ध शुरू हुआ। आपको क्या लगता है कौन जीता होगा? 10 कबीले तो 10 जीतेंगे। मैंने आपको सुदास पढ़ा रहा हूं, थोड़ी सुदास जीतेगा। तो कौन जीता? सुदास। कौन जीता? सुदास। अकेला कौन जीता? सुदास। इसका मतलब है सुदास ने अपनी शक्ति मनवा दी। देखिए इतिहास कैसे मोड़ लेता है बच्चे। अगर सुदास उस समय हारा होता तो आज दिशा कुछ और होती। तो इसी सुदास के जनरेशन में एक राजा आए जिनका नाम था भरत। इसी सुदास के जनरेशन में एक राजा है जिनका नाम था भरत। और उन्हीं भरत के नाम पे हमारे देश में क्या नाम है? भारतवर्ष। अगर सुदास द किंग, जो हम लोग एंसेस्टर है, अगर वो उस समय डर जाते, घबरा जाते, युद्ध नहीं करते, तो भरत से भारतवर्ष आज आकार लेता। हो सकता है कहीं दूसरी जगह कोई और रूप आकार लेता। यही था भरत जन, यही था भरत कबीला। आए बात समझ में? तो वो जो भरत का जो वार हुआ था उसको कहा गया हिंदी में 10 राज्य युद्ध। 10 राज्य का मतलब है 10 किंग। क्या? 10 किंग। तो बताइए किस नदी के किनारे बैटल ऑफ 10 किंग हुआ था? लिखिए, इट इज नॉन फॉर बैटल ऑफ 10 किंग। समझ में आया? तो ये मत सोचिएगा कि आपको जो आजादी हुई है जमीन मुफ्त में मिली है और आप लोग जो है इस पर बैठ करके पढ़ रहे हैं। नहीं, बाकी बहुत चीजें हैं। इट इज फेमस फॉर बैटल ऑफ 10 किंग। बैटल ऑफ 10 किंग, 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। तो ये थे सुदास। ओके, तो सोचिए ये परुष्णी नदी के ने उस युद्ध को देखा है। क्लियर हो गया? तो भूलिएगा नहीं बैटल ऑफ 10 किंग। तो चलिए ये तो मैंने आपको परुष्णी नदी की पहले खूबी बता दी, रावी नदी की खूबी बता दी। अब हमें ये जानना है कि ये निकलती कहां से। लिखिए, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अब सुनिए सभी लोग, रोहतांग पास का नाम सुना होगा? हिमाचल प्रदेश में मैंने पढ़ा दिया हिमालय माउंटेन में। ये उसी के नजदीक से निकलती है। लिखिए, इट ओरिजिनेट्स नियर रोहतांग पास। इट ओरिजिनेट्स नियर रोहतांग पास, ब्रैकेट में एचपी, हिमाचल प्रदेश। इट ओरिजिनेट्स नियर रोहतांग पास, ROHTANG, रोहतांग पास, PASS, रोहतांग पास। आगे समझ में आपको? ठीक है। उसके बाद ये नदी रोहतांग पास के नजदीक से निकलती है और आगे बहती है
बोलिए, ब्रैकेट एच पे लिखिए, हिमाचल प्रदेश। तो रोहतांग पास कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। तो ये हिमाचल प्रदेश से ये नदी अपना बह के निकलती है। ओके, अच्छा, इस नदी पर भी दो प्रोजेक्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक प्रोजेक्ट का नाम है चमेरा। क्या नाम है? चमेरा। लिखिए। क्या बच्चा? नहीं नहीं, देखिए एचपी से निकल रही है, फिर जेएनके में आती है। फिर लिख लीजिए, कोई नहीं, इसको भी लिख लीजिए, इट एंटर्स इन जेएनके, इट एंटर्स इन जेएनके, इट एंटर्स इन जेएनके। लिख लिया आपने? ओके, अब जानते हैं इस पर दो प्रोजेक्ट है, उन दोनों प्रोजेक्ट को हमें जानना है। क्लियर हो गया? ठीक है, लिखिए, एक प्रोजेक्ट का नाम है चमेरा। लिखिए चमेरा प्रोजेक्ट, CHAMERA, चमेरा प्रोजेक्ट एंड थीन बांध, थीन बांध, चमेरा प्रोजेक्ट एंड थीन डैम, थीन डैम और रंजीत सागर, और रंजीत सागर इसी का दूसरा नाम है, और रंजीत सागर प्रोजेक्ट ऑन दिस रिवर, प्रोजेक्ट्स आर ऑन दिस रिवर, प्रोजेक्ट्स आर ऑन दिस रिवर। तो प्लीज आप इस चीज को नहीं भूलिएगा कि थीम बांध जो है राणा रंजीत सागर भी बोलते हैं, वो इसी डैम पर है। ओके, और कौन सा प्रोजेक्ट है? चमेरा प्रोजेक्ट। इज इट क्लियर? ठीक। अब उसके बाद ये जो नदी है जेएनके से होते हुए कहां चली जाती है? पाकिस्तान में। लिखिएगा, आफ्टर जेएनके इट एंटर्स इन पाकिस्तान, आफ्टर जेएनके इट एंटर्स इन पाकिस्तान, आफ्टर जेएनके इट एंटर्स इन पाकिस्तान, आफ्टर जेएनके इट एंटर्स इन पाकिस्तान। तो जेएनके के बाद ये कहां चली जाती है? पाकिस्तान में। इट इज क्लियर एवरीवन? तो आफ्टर जेएनके इट एंटर्स इन पाकिस्तान, जब ये पाकिस्तान में जाती है तो क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का कौन सा शहर है जो इसके किनारे है? एक शहर है पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट जो इसी के किनारे है, लाहौर। लिखिए, लाहौर इज ऑन द बैंक ऑफ रावी। सारे डिफॉल्टर यहीं बैठे हुए हैं। लाहौर इज ऑन द बैंक ऑफ रावी, लाहौर इज ऑन द बैंक ऑफ रावी। तो लाहौर कहां, किसके किनारे है? रावी के किनारे। उसके बाद फिर रावी किस में जाकर गिर जाएगी? इंडस। वेरी गुड। फिर लिखिए, रावी फॉल्स इन चेनाब रिवर। कल ही बताया था ना, सिर्फ चेनाब गिरेगी, बाकी सब चेनाब में गिरेंगे। ठीक है, हाँ, इट फॉल्स इन चेनाब। तो रावी भी किसके गोद में जाकर गिर गई? चेनाब। चलिए, झेलम करा दिया, चेनाब करा दिया, रावी करा दिया, उसके बाद क्या आएगा? सतलज। लिखिए सतलज रिवर, सतलज रिवर, झेलम चेनाब रावी व्यास सतलज। वेट वेट वेट, झेलम चेनाब रावी व्यास सतलज है। व्यास लिखिए पहले, BEAS। कोई कोई इसको 20 भी बोल देता है, कोई दिक्कत नहीं, आप व्यास बोलिए, 20 बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा आपने व्यास रिवर। चलिए, सबसे पहले व्यास नदी का भी हम हिस्टोरिकल नेम जानेंगे कि इसका हिस्टोरिकल नेम क्या है। ओके, लिखिएगा, द हिस्टोरिकल वैदिक नेम इज बिपाशा, हिस्टोरिकल वैदिक नेम इज बिपाशा, हिस्टोरिकल वैदिक नेम इज बिपाशा। ठीक है, तो इनका भी हिस्टोरिकल वैदिक नेम क्या है? बिपाशा। ओके एवरीवन, ठीक, क्लियर हो गया? अब ये कहां से निकलती है? एनीबॉडी? हिमालय से। बहुत सही इसने जवाब दिया है, हिमालय से। हाँ, मेरे फ्रेंड वहीं से लिखो, it originates from, कितने यशस्वी लोग हैं,
It originates from, लिखिए, ब्यास कुंड, ब्यास कुंड, BEAS, ब्यास कुंड, KUND, कुंड समझते ना, पानी का छोटा मोटा तालाब होता है तो उसको कुंड बोलते हैं, कुंड। यमुनोत्री में गर्म पानी का कुंड है, पूरा खौलता हुआ। तो मैंने बाबा से पूछा था कि बाबा ये क्या है? बाबा ने बोला बेटा ये गर्म पानी का कुंड है, लोग इसमें नहाते हैं। मैं कूद गया, जितनी तेजी से कूदा उतनी तेजी से बाहर। तब तक तो जब चुकी थी, बाबा ने बेटा यहाँ भी यहाँ जंप मारना। थैंक गॉड कि पहाड़ों पे कोई होता नहीं, बड़ा रहा पत्थरों के पीछे 4 घंटे तक धुआं उठता रहा। सोचिए क्या हालत होगी। तो गर्म कुंड देखिए तो थोड़ा संभल कर, कूदना नहीं होता है। ओके, यहाँ तक तो एकदम क्लियर हो गया। हाँ प्लीज, क्या हुआ? घर जाइए, ठीक है। यहाँ तक तो एकदम क्लियर हो गया। तो इस चीज को नहीं भूलिएगा बच्चे, क्लियर है? कि मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि जो ब्यास कुंड से निकलती है, अब ब्यास कुंड कहाँ पर है? नियर कुल्लू। कहाँ? नियर कुल्लू, लिखिए नियर कुल्लू, नियर कुल्लू, नियर कुल्लू, ब्रैकेट में लिख लीजिए HP, हिमाचल प्रदेश। कुल्लू मनाली का एरिया जान ही रहे हैं आप, ठीक है? तो याद रखिएगा कि कुल्लू मनाली में जो हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू मनाली है, वहीं पर कुल्लू में ही ब्यास कुंड है, और वहीं से कौन सी नदी निकलती है? ब्यास नदी। इसका मतलब ये कुल्लू मनाली की लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है। लिखिए इट इज लाइफ लाइन ऑफ कुल्लू, कुल्लू मनाली, इट इज लाइफ लाइन ऑफ कुल्लू मनाली। इस चीज को नहीं भूलिएगा, क्लियर हो गया? इट इज लाइफ लाइन ऑफ कुल्लू मनाली। यहाँ क्या है? जीवन रेखा। अच्छा, अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए ये भारत सरकार की बुक में है, कुल्लू का कौन सा फेस्टिवल है जो वर्ल्ड फेमस है? कुल्लू का कौन सा फेस्टिवल है जो वर्ल्ड फेमस है? वर्ल्ड के लोग देखने आते हैं, इसलिए हम लोग नहीं जा पाते। दशहरा। क्या? दशहरा। वो दशहरा होता है, दुर्गा पूजा। याद रखिएगा यहाँ का दशहरा वर्ल्ड फेमस है क्योंकि यहाँ के लोकल कलाकार मुखौटा जैसा कुछ पहन करके पूरा परफॉर्म करते हैं, इसलिए वर्ल्ड फेमस है। लिखिए दशहरा ऑफ कुल्लू इज वर्ल्ड फेमस। दुशहरा, DUSSEHRA, 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 दशहरा ऑफ कुल्लू इज वर्ल्ड फेमस। दशहरा ऑफ कुल्लू इज वर्ल्ड फेमस। तो जो कुल्लू का दशहरा है बच्चे, वो क्या है? वो वर्ल्ड फेमस है। प्लीज इसको नहीं भूलिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या कीजिएगा कि ब्यास नदी पर एक डैम है, पोंग डैम। क्या? पोंग डैम। लिखिए पोंग डैम, पोंग डैम इज ऑन ब्यास रिवर। पोंग डैम इज ऑन ब्यास रिवर। अच्छा, नेट पर इंटर कीजिए, नेट पर इंटर कीजिए कोई भी, राणा प्रताप सागर, और एक आदमी इंटर कीजिए महाराणा प्रताप सागर। देखिए कौन बोल रहा है? ब्यास नदी पर, इसलिए आपको क्लियर करा दे रहा हूं। एक चंबल पर आएगा और एक ब्यास पर आएगा। क्या है बच्चों? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप किस पर आया? चंबल। चंबल पर आया। अब लिखिए राणा प्रताप सागर, इसलिए मैंने कहा थोड़ा भी यहाँ क्लियर कीजिए। अब लिखिए राणा प्रताप, देखिए आएगा आपको ब्यास रिवर पे आएगा, पोंग डैम पे आएगा। देखिए वही चंबल है। चंबल, राणा भी बोल रहा है, महाराणा भी बोल रहा है। ठीक है, मैं इसको क्लियर करके दूंगा। राणा भी चंबल पे ही बोल रहा है, महाराणा दोनों है ना। महाराणा चंबल पर, इस पोंग पर। तो यही तो कह रहा हूँ। चलिए लिखे, अब मैं यहाँ एकदम क्लियर किया। लिखे महाराणा प्रताप सागर डैम, महाराणा प्रताप सागर डैम, या ऐसे लिखेगा महाराणा प्रताप सागर रिजर्वोयर, रिजर्वोयर, महाराणा प्रताप सागर रिजर्वोयर, रिजर्वोयर, RESERVOIR, रिजर्वोयर। ठीक है, रिजर्वोयर
is on Pong Dam, is on Pong Dam, is on Pong Dam। तो बच्चे भूलिएगा नहीं, अगर आपसे पूछेगा महाराणा प्रताप डैम तो बोलिएगा पोंग, और अगर राणा प्रताप बोलेगा तो चंबल। इसलिए कहा था इस चीज को कंफ्यूजन एकदम अभी दूर कीजिए। एकदम क्लियर हो गया? ओके। अब उसके बाद ब्यास नदी जो है क्या होती है, हिमाचल से होकर फिर पंजाब में जाती है, लेकिन ये पाकिस्तान में नहीं जाती। याद रखिएगा ये पंजाब में सतलज में मिल जाती है, ये पाकिस्तान नहीं जाती। लिखिए, इट फॉल्स इन सतलज इन पंजाब, इट फॉल्स इन सतलज, इट फॉल्स इन सतलज, इट फॉल्स इन सतलज इन पंजाब, इन पंजाब, इन पंजाब, इन पंजाब। ओके, तो याद रखेंगे कि जो ब्यास नदी है वो किस में जाकर गिरती है, सतलज में। किस स्टेट में, पंजाब में। तो इन दोनों के संगम पर एक डैम बनाया गया है जिसको बोला गया है हरिके बैराज। क्या बोला गया है, हरिके बैराज। लिखिएगा, ऑन द मीटिंग पॉइंट हरिके बैराज इज मेड, ऑन मीटिंग पॉइंट मतलब इन दोनों नदियों का हरिके बैराज, हरिके बैराज, हरिके बैराज इज मेड। भूलिएगा नहीं बच्चे, हरिके बैराज इज मेड। क्लियर हो गया? यानी जहां पर सतलज नदी में ब्यास आकर गिरती है उसी जगह पर पंजाब में क्या बना है, हरिके बैराज। क्या बना है, हरिके बैराज। तो याद रखिएगा, पूछेगा हरिके बैराज किस स्टेट में है, तो पंजाब में है। कहां पर है, जहां सतलज और ब्यास दोनों आकर क्या कर रही है बच्चे, मिल रहा है। अब इस हरिके बैराज से क्या निकाला गया है, कुछ जानते हैं आप लोग? भारत का आपको पता है वर्ल्ड का सबसे लंबा कैनाल कौन है, लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ द वर्ल्ड? यही है इंदिरा गांधी कैनाल, राजस्थान का, वो इसी हरिके बैराज से निकला है। लिखिए, इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल ओरिजिनेट्स फ्रॉम दिस बैराज, इंदिरा गांधी कैनाल ओरिजिनेट्स फ्रॉम दिस बैराज, ओरिजिनेट्स फ्रॉम दिस बैराज। इंदिरा गांधी कैनाल ओरिजिनेट्स फ्रॉम दिस बैराज। इसका मतलब है कि जो इंदिरा गांधी कैनाल है वो इसी बैराज से निकला है। ओके, लिखिएगा, इट इज लॉन्गेस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड, इट इज लॉन्गेस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड, इट इज लॉन्गेस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड, इट इज लॉन्गेस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड। ब्रैकेट में लिखिए 468 किलोमीटर, 468 किलोमीटर, ब्रैकेट में लिखिए 468 किलोमीटर, यानी पूरी 468 किलोमीटर तक लंबी क्या है बच्चे, ये कैनाल है। क्लियर है? ये वर्ल्ड का सबसे लंबा कैनाल है। और जानते हैं ये कैनाल किस स्टेट में, राजस्थान में। कहां तक, जैसलमेर तक। लिखिएगा, इट इज इन राजस्थान टिल जैसलमेर, इट इज इन राजस्थान टिल जैसलमेर। टिल मतलब तक, टिल जैसलमेर, यानी ये पूछ रहे भाई कहां तक है, तो जैसलमेर तक। ठीक है, TILL टिल जैसलमेर, JAISALMER। जैसलमेर। आ गया समझ में? तो याद रखिएगा, ये कैनाल कहां तक चला जाता है, जैसलमेर तक। इसका मतलब हो गया बच्चे, ये पूरे रेगिस्तान में पीने का पानी, खेती के लिए पानी सब पहुंचाता है। इसीलिए ये कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कैनाल के कारण राजस्थान का जो गंगा नगर है, मैंने लिखवा दिया है, वो ग्रीन रेवोल्यूशन का बेल्ट है। इसलिए ये कैनाल यहाँ के लोगों के लिए लाइफ लाइन है। इससे क्या होता है, ऊपर से हनुमानगढ़, गंगानगर होते हुए बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, तीन ही तो मेर है, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर तक ये पूरा का पूरा कैनाल आ जाता है। सोचिए वहाँ के लोगों को कितना राहत है, पीने का पानी इससे मिलता है। ये चीज़ क्लियर? इसीलिए कि इस कैनाल को मरु की गंगा, मतलब गंगा ऑफ डेजर्ट भी लोग कहते हैं कि ये क्या है, हमारे डेजर्ट की क्या है, गंगा नदी है, क्योंकि यही एक पानी का सोर्स है। नहीं पता, राजस्थान में लाइफ बहुत टफ हो जाती है, पीने का पानी भी नहीं मिलता। और जनरली देखिए, आप पहले देखते थे ज़्यादातर महिलाएं बड़े बड़े वो बर्तन लेके कई किलोमीटर उनको रोज चलना पड़ता था पानी लेकर आने के लिए। लेकिन इसकी वजह से अब ये है कि वहाँ पानी की अवेलेबिलिटी है, नहीं तो लाइफ बहुत टफ हो जाता है। एक एक बूंद पानी का वो लोग बहुत अहमियत रखते हैं बच्चे,
है ही नहीं तो क्या करेंगे। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो चुका आप लोगों का, ठीक है। अच्छा, ब्यास रिवर में करा रहा था, ब्यास को करा दिया। नेक्स्ट लिखिए अगली नदी सतलुज रिवर। सतलुज रिवर देख रहे हैं, रिवर सिस्टम ऐसा नहीं है कि निकलना और गिरना, आपको हर चीज को समझना है, वैसे नोट्स बनना है। लिखिए सतलुज रिवर, सतलुज रिवर। अच्छा, अब सुनिए सभी लोग, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज फिर यहाँ पे मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। क्या आप में से कोई जानता है सतलुज रिवर कहाँ से निकलती है? हाँ बोलिए। लेक मानसरोवर, ठीक है, इस बार भी आप सही लिखिए तो अलग तरीके से लिखूंगा। ठीक है, it originates from, और इस बार मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, क्योंकि आपने ये बोला इसलिए तो क्वेश्चन पूछना जरूरी है। it originates from, देखिए क्या गलती करता है, क्या लिखा मैंने? राकस लेक, भूलिएगा नहीं, कहां से निकलता है? राकस लेक। it originates from राकस लेक, राकस लेक। जानते हैं इसको राकस लेक क्यों बोलते हैं? शायद इसका साउंड मीठा नहीं है तो लोग इसको राक्षस बोल देते हैं। तो ये कहां से निकलती है? राकस लेक, भूलिएगा नहीं। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम राकस लेक नियर कैलाश मानसरोवर। अब आ गए आपकी बात पे, नियर कैलाश मानसरोवर, नियर कैलाश मानसरोवर। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम राकस लेक नियर कैलाश मानसरोवर, नियर कैलाश मानसरोवर इन तिब्बत चाइना, इन तिब्बत चाइना, इन तिब्बत चाइना, इन तिब्बत चाइना। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन जो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, मेरे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। ये कहाँ से निकल रहा है? कैलाश मानसरोवर, तिब्बत चाइना। कहाँ से? तिब्बत चाइना से। इस नदी को कुछ कहा जाएगा, कहते हैं आपस में क्या बोला जाए? मैंने सिखाया था ना, जो भी नदी तिब्बत से निकली इसका मतलब वो हिमालय को काट रही है, इसका मतलब वो स्लोप को फॉलो नहीं कर रही है, इसका मतलब है एंटीसीडेंटल रिवर। सिखाया था तुरंत जोड़िए बच्चे, इट इज एंटीसीडेंटल रिवर, इसीलिए कल पढ़ाया था ये सब। एंटीसीडेंटल रिवर, समझ में आया? यानी जो भी नदी तिब्बत से आ गई आराम से चिल्लाकर बोल दीजिए सर ये एंटीसीडेंटल रिवर। आगे समझ में? इसका मतलब ये कैसी नदी है? एंटीसीडेंटल रिवर। क्या मैं इसको ट्रांस हिमालयन रिवर कहूं? जो भी एंटीसीडेंटल है वो क्या है? ट्रांस हिमालय। ये भी बताया था, लिखे इट इज ऑल्सो ट्रांस हिमालयन रिवर। सिखाया था ना, जो तिब्बत से निकलेगी वो ट्रांस हिमालयन होगी। इट इज ऑल्सो ट्रांस हिमालयन रिवर, इट इज ऑल्सो ट्रांस हिमालयन रिवर, इट इज ऑल्सो ट्रांस हिमालयन रिवर। इसका मतलब हो गया कि ये जो सतलज नदी है ये एक राकस ताल से निकलती है जो कैलाश मानसरोवर के नजदीक है तिब्बत चाइना में, और वहां से निकलती है। ये एंटीसीडेंटल है, ट्रांस हिमालय है। फिर ये कहाँ इन करती है? भारत में। और जानते हैं भारत में ये किस स्टेट में इन करती है? हिमाचल प्रदेश। किसमें? हिमाचल प्रदेश। लेकिन एक गॉर्ज बनाकर, गड्ढा बनाकर हिमालय को काटकर, जिसको कहा गया है शिपकिला गॉर्ज। क्या कहा गया है? शिपकिला गॉर्ज। लिखिए, इट एंटर्स इन इंडिया इन हिमाचल प्रदेश, इट एंटर्स इन इंडिया इन हिमाचल प्रदेश, इट एंटर्स इन इंडिया इन हिमाचल प्रदेश, it enters in India in Himachal Pradesh after making Shipkila Gorge, after making Shipkila Gorge in Greater Himalayas, after making Shipkila Gorge in Greater Himalayas, Shipkila Gorge in Greater Himalayas। इसका मतलब है ग्रेटर हिमालय में इसने क्या बनाया बच्चे? शिपकिला गॉर्ज। और ये शिपकिला गॉर्ज बनाते हुए हिमाचल प्रदेश में ये क्या करती है? इसलिए प्लीज इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है
हिमाचल प्रदेश में शिपकिला गॉर्ज को बनाते हुए सोचिए ये नदी कितनी खतरनाक है, ग्रेटर हिमालय को काट रही है शिपकिला गॉर्ज, और बनाते हुए हिमाचल प्रदेश में आ गई और आराम से हिमाचल में पहाड़ों के बीच से बह रही है एकदम गहराई में। क्या इसके ऊपर भी कोई डैम है, कोई प्रोजेक्ट है? एनीबॉडी अगर कुछ याद आ रहा हो हाँ बता, कोई बात नहीं, गलती से होगा कुछ, बात तो सही है, कोई भी पढ़ा ही नहीं, बोलिए इसमें कौन सा डैम है? क्या बच्चे? गोविंद सागर। एक्चुअली यही चीज मैं आपको समझा रहा था कि गोविंद सागर वाटर रिजर्वॉयर है, डैम नहीं जी। भाखड़ा नांगल, क्या नाम है? भाखड़ा नांगल, और उसी भाखड़ा नांगल में जो वाटर रिजर्वॉयर है उसी का नाम है गोविंद सागर डैम। समझ में आया? लेकिन भाखड़ा नांगल डैम तो सबको पता है, एक और डैम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहीं नहीं है, शायद मैंने अभी तक नहीं देखा लेकिन वो मुझे पता है, नाथपा झाकड़ी। किसी को बोल दीजिए नाथपा झाकड़ी और भाग जाइए, वो सोचेगा ये गाली नहीं करेगा। चलिए लिखेंगे नाथपा झाकड़ी, नाथपा झाकड़ी, नाथपा झाकड़ी, नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट एंड भाखड़ा, भाखड़ा भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक है, वो इरिगेशन है, ठीक है। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट आर ऑन दिस रिवर। हाँ, भाखड़ा में क्या है? हाइड्रोइलेक्ट्रिक, और नांगल में क्या है? पानी का यूज, इरिगेशन। एक साथ ही है भाखड़ा नांगल, मैंने यूज लिख दिया, हो सकता है आपसे पूछ दे, तो याद रखिएगा भाखड़ा में जो है वो क्या बनेगा? बिजली बनेगा। नांगल के पानी से सिंचाई कीजिएगा, खेतों में पानी दीजिएगा ताकि खेतों में फसल लगे। आई बात में? भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट ऑन दिस रिवर, ठीक है। तो बच्चे एक ही देखिए, भाखड़ा नांगल एक साथ है, तो भाखड़ा प्रॉपर हाइड्रोइलेक्ट्रिक के लिए फेमस है और नांगल किसके लिए फेमस है? इरिगेशन के लिए। दूसरी बात क्या है? भाखड़ा एचपी में है, नांगल पंजाब में। समझ में आया? भाखड़ा किस में है? एचपी में है, और नांगल किस में है? पंजाब में। इसको भी लिख कर जोड़ लीजिए, भाखड़ा कहां पर है? एचपी में है, लेकिन नांगल कहां है? पंजाब। तो जानकारी के लिए आपको याद रहेगा, भाखड़ा एचपी में है, नांगल पंजाब में। और इसी भाखड़ा नांगल के पीछे जो वाटर रिजर्वॉयर है उसी का नाम है गोविंद सागर डैम। फिर लिखिएगा द रिजर्वॉयर एंड द रिजर्वॉयर ऑफ भाखड़ा इज गोविंद सागर डैम। रिजर्वॉयर RESER, रिजर्व VOIR, रिजर्वॉयर is गोविंद सागर, is गोविंद सागर, is गोविंद सागर डैम, is गोविंद सागर डैम। दिख रहा होगा एड्रेस में आपको गोविंद सागर, लेकिन केयर कीजिएगा एड्रेस में नाथपा झाकड़ी नहीं आता है, दिखाता ही नहीं। तो याद रखिएगा नाथपा झाकड़ी एंड भाखड़ा नांगल, ये दोनों प्रोजेक्ट किस पर? सतलज रिवर। अच्छा, अब सतलज क्या है? जब आगे बढ़ती है तो सतलज को देखिएगा बच्चे, पंजाब होते हुए ये कहाँ इंटर करती है? पाकिस्तान में। फिर लिखिएगा आफ्टर पंजाब इट एंटर्स इन पाकिस्तान, आफ्टर पंजाब इट एंटर्स इन पाकिस्तान, आफ्टर पंजाब इट एंटर्स इन पाकिस्तान, आफ्टर पंजाब इट एंटर्स इन पाकिस्तान। क्लियर हो गया? अब पंजाब होते हुए ये कहाँ इंटर कर गई? आपको पाकिस्तान में चली गई, ये चीज क्लियर? अच्छा, अब ये पाकिस्तान में जाकर के किस में गिर जाती है? चेनाब। मैंने पहले कहा था सब कहाँ गिरेगी? चेनाब में। लिखिएगा इन पाकिस्तान
it falls in Chenab. In Pakistan, it falls in Chenab. In Pakistan, it falls in Chenab. पाकिस्तान में फिर ये कहाँ गिर जाती है? चेनाब. It falls in Chenab. और चेनाब जो है बेचारी अकेले जाकर कहाँ गिर रही है? आपको उसमें इंडस में. तो मैंने कहा था ना पंचनद, 5 नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज. वही पंचनद होके मिठानकोट के पास जाकर किसमें गिर जा रही है? इंडस में. उस पर इंडस जाकर के आपको कराची में अरब सागर में गिर जाती है. अब जाकर बच्चे हमने पूरा इसको कंप्लीट किया इंडस रिवर सिस्टम को. तो देख सकते हैं कि सिर्फ इंडस रिवर नहीं पढ़ना है कि निकल रही है और गिर कहाँ रही है. देखिए इसमें कितनी बातें थी. अब जैसे करा दिया है तो हर चीज आपका एकदम क्लियर होगा. तो चलिए इधर तो इंडस को मैंने बांध दिया. अब किसको बांधेंगे? ब्रह्मपुत्र को. और इधर ब्रह्मपुत्र को बांटेंगे, उसके बाद बीच में आएंगे गंगा नदी का. कुछ भी नहीं छोड़ेंगे. क्लियर है? हाँ बोलिए क्या होगा? देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर. नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र रिवर. ब्रह्मपुत्र रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये सब. और इसमें थोड़ा बारीकी जाता है. जैसे नोट्स को लेके चलूंगा वैसे चलिएगा, दिक्कत नहीं होगी. क्लियर हो गया? सबसे पहले याद रखिएगा सभी बच्चे कि ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है. पहले तो इसी का फैसला होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है. एनीबॉडी? बोलिए क्या बोल रहे हैं भाई? बोलिए तेज आवाज में ताकि मैं सुनूं, फिर तो उसको क्लियर करके दूंगा. बोलिए थोड़ा तेज बोलिए प्लीज. किससे निकल रही है? कहां से? कैलाश मानसरोवर. हाँ आंशिक ग्लेशियर. आंशिक ग्लेशियर ये कहां है? चलिए लिखिए. हाँ हाँ सही से तो मैंने पूछा कहां है. ठीक है लिखिए. क्या हो रहा था? लिखिए ब्रह्मपुत्र रिवर लिख के डायरेक्ट लिखिए. It originates from Chamyangdung. It originates from Chamyangdung. लिख लेंगे Chamyangdung ग्लेशियर. चाम्यांगडुंग ऑन करवाना है अब. चाम्यांगडुंग ग्लेशियर. ओके चाम्यांगडुंग ग्लेशियर नियर कैलाश मानसरोवर. क्या कीजिएगा सब वही है. नियर कैलाश मानसरोवर. इन तिब्बत चाइना. चाम्यांगडुंग तिब्बत चाइना. लिखिए सभी लोग. चाम्यांगडुंग तिब्बत चाइना. यानी तिब्बत चाइना के चाम्यांगडुंग से निकल रही है ब्रह्मपुत्र भी. तो क्या बोलूं इसको? फिर एंटीसीडेंटल, फिर ट्रांस हिमालयन. झट से जोड़िए. इट इज कोई दिक्कत नहीं, चला जाना वहां पे. उसको रेंज में आगे कर हो सकते हैं, ऐसे दिक्कत होगा. क्या करना? ऑन करना है या ऑफ करना है? ऑफ करना है. ये तो ऑफ है, वो ऑन है शायद. उधर का देखिए 28 है. इतने पे तो क्या सर्दी लगेगा फिर? क्या 28 तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर, वो दिक्कत ही करेगा. तो 24 कीजिए उधर का. लोकतंत्र है, आवाज सबकी सुनी जाएगी. अब ऐसा बोलेंगे तो मेजोरिटी तो यही ज्यादा देने की सुनी जाएगी.
हमारे साथ देते हैं। हो गया? तो उसको ये कर दीजिए, फिर उसको रिमोट से कोई दिक्कत नहीं, जाकर कर दो, इधर से नहीं रेंज में आ रहा है। ठीक है, क्या फायदा मशीन चलाने का जब 28 है तो 32 तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है ना। 24 कीजिए उसको। ओके, चलिए कोई बात नहीं, जब नहीं हो रहा है तो फिर क्या करें। ठीक है, तिब्बत चाइना से निकलती है, इसका मतलब ये भी एंटीसीडेंटल हो गई और ये भी ट्रांस हिमालयन हो गई। दोनों शब्द यूज कीजिए, लिखिए इट इज एंटीसीडेंटल एंड ट्रांस हिमालयन रिवर, इट इज एंटीसीडेंटल एंड ट्रांस हिमालयन रिवर, इट इज एंटीसीडेंटल एंड ट्रांस हिमालयन रिवर। ठीक है, ओके, एंटीसीडेंटल एंड ट्रांस हिमालयन रिवर। अब आप लोग के दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि सब कितना रटेंगे, कौन ट्रांस हिमालयन है और कौन ये हो सकता है ना। चलिए उसके लिए मैं खड़ा हो गया, आप कौन टेंशन ले रहे हैं, मैं इसलिए मैं खड़ा हूं। मेरा बेटी कहां गया बोल। अच्छा यहां देखिए, एसएसबी समझते हैं आप लोग, क्या होता है इसका फुल फॉर्म? सशस्त्र सीमा बल, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है, शॉर्ट सर्विस कमीशन, जो भी बोल दीजिए। लेकिन मैं आपको नया तरीका बताता हूं। एक एस से सिंधु इंडस, एक एस से सतलज और बी से ब्रह्मपुत्र। एसएसबी याद रहेगा, ये भी एंटीसीडेंटल, बात खत्म, टेंशन खत्म। एसएसबी याद रहेगा, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र एंटीसीडेंटल, बाकी के लिए टेंशन मत लीजिए। ट्रिक्स बता दिया, एसएसबी याद रखना भाई, एंटीसीडेंटल है, बाकी के लिए टेंशन नहीं मत लेना, क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। हो गया, तो एसएसबी को याद रखना है, सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र। और यही एसएसबी क्या है, एंटीसीडेंटल, आपको रखना नहीं पड़ेगा। जब मैंने नहीं रखा तो उसको फिर आप क्यों रटेंगे। हाँ, मेहनत करना होगा खूब बच्चे, जैसे मैंने किया, बहुत मेहनत की अपनी लाइफ में, तब मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ, सिर्फ मेहनत के दम पर। हाँ, सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र, क्लियर है बच्चे। इसलिए याद रखिएगा, कठिन परिश्रम, कठिन मेहनत से सब कुछ हो सकता है, जैसा मैंने किया। ठीक है, वरना ये नदी पढ़ना पढ़ाना बहुत टेंशन का चीज है, लेकिन बहुत इजी जैसे। चलिए यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया, आप नहीं भूलेंगे। अब ये तिब्बत से निकल रही है ब्रह्मपुत्र। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? एनीबॉडी? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, यही सब पूछता है। लिखिए सभी लोग, इन तिब्बत इट इज कॉल्ड सांगपो। कहीं पर सांगपो लिखेगा, कहीं सांगपू लिखेगा, पो पू में टेंशन नहीं लेना है। चलिए लिखिए, इन तिब्बत इट इज कॉल्ड सांगपो। तिब्बत में क्या बोलते हैं इनको? सांगपो। जी छूट गया है, लगाने दीजिए। गुड, सांगपो। टी साइलेंट है, टी एस ए एन जी पी ओ, वो पी ओ भी लिख देंगे, पी यू भी लिख देंगे, टेंशन नहीं लेने का। तो तिब्बत में बताइए क्या बोलते हैं ब्रह्मपुत्र को? सांगपो। क्या? सांगपो। तो तिब्बत में तो आपने सांगपो कह दिया, तिब्बत में क्या कहा? सांगपो। लेकिन ये तिब्बत से निकल कर और चाइना के पार्ट में भी तो बहेगी, और भी तो चाइना के पार्ट में बहेगी। तो जब ये तिब्बत में सांगपो कहते हैं और वहां से जब वो और चाइना के पार्ट में आती है, तो फिर इसका नाम हो जाता है यारलुंग जंगो। फिर लिखिएगा, इन द रेस्ट पार्ट ऑफ चाइना इट इज कॉल्ड यारलुंग जंगबो। गुड, आराम से हो गया। लिखिए, इन रेस्ट पार्ट ऑफ चाइना इट इज कॉल्ड यारलुंग जंगबो, यारलुंग जंगबो। गुड, क्लियर हो गया। रेस्ट पार्ट, नॉट वेस्ट पार्ट, रेस्ट मतलब बाकी पार्ट। क्या समझ रहा है? कोई बात नहीं, होता है, मेरे साथ भी होता था, मेरे साथ तो जाना ही होता। क्लियर हो गया। इन द रेस्ट पार्ट ऑफ चाइना, लिखिए मैं यहीं पे खड़ा हूं, कहीं नहीं जा रहा हूं। In the rest part of China, it is called Yarlung Jangbo.
यारलुंग जंगबो। वो लिख देंगे यारलुंग जंगबो तो आप कहेगा ये क्या सर जंगबो हो रहा है, यारलुंग जंगबो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद ये चाइना से यारलुंग जंगबो नाम होके बह रही है। अब ये कहाँ इन करेगी? इंडिया में। जानते हैं किस स्टेट में? अरुणाचल प्रदेश। किस पहाड़ के पास? काट करके। आपको याद है जब मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि जो हिमालय माउंटेन है वो जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत कहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा। वही नामचा बरवा के पास काट करके अरुणाचल प्रदेश में इन करती है यही यारलुंग जंगबो। लिखिए, इट एंटर्स इन इंडिया इन एआरपी। इट एंटर्स इन इंडिया इन एआरपी। एआरपी मतलब अरुणाचल प्रदेश। It enters in India. It enters in India. It enters in India in ARP. In ARP. Okay. After making a deep gorge. After making a deep gorge. After making a deep gorge in नामचा बरवा, इन नामचा बरवा ब्रैकेट में ग्रेटर हिमालय, इन नामचा बरवा ब्रैकेट में ग्रेटर हिमालय, इन नामचा बरवा ब्रैकेट में ग्रेटर हिमालय। तो याद रखिएगा बच्चे कि ग्रेटर हिमालय ही नामचा बरवा है। ओके, तो नामचा बरवा के पास ये बहुत गहरा गड्ढा बनाती है और ब्रह्मपुत्र कहाँ इन करती है? ये आपको यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। अब क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश में इनको क्या कहते हैं? सियांग रिवर। क्या कहते हैं? सियांग। बच्चे आपने 100% सही कहा, पर एक और नाम है दिहांग। क्या क्या बोलते हैं? सियांग और दिहांग। लिखिए, हियर इट इज कॉल्ड सियांग। Here it is called, here मतलब अरुणाचल प्रदेश, here it is called Siang and Dihang, Siang and Dihang, Siang and Dihang। मैंने सियांग रिवर देख रखा है, तो मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा, उसमें ये मैंने वीडियो डाल रखा है। मैं सियांग नदी का फोटो, मैं अपने एक स्टूडेंट के साथ गया था सियांग रिवर, तो वहां पे मैंने देखा वाकई गजब, नदी चौड़ी इतनी तेज भागी और पूरे क्लाउड, वाकई गजब खूबसूरत। तो ये है सियांग। वहां पर नहीं, वहां नहीं कूदा था मैं यार, मैं हर जगह नहीं कूदता भाई, वहां कूदता तो पता है सीधा बांग्लादेश में नजर आता, वही उठा के बाबू मोशाय उठ जाओ, जिंदगी लंबी नहीं, गुड। यहाँ तक समझ में आ गया सब लोगों को? तो भूलिएगा नहीं कि सियांग और क्या बोलते हैं? दिहांग। आई रिपीट, दिहांग। ओके, यहीं पर इसकी दो ट्रिब्यूटरी आकर मिलती है, एक का नाम है दिबांग और एक का नाम है लोहित। लिखिए, दिबांग एंड लोहित आर टू ट्रिब्यूटरी हियर। दिबांग, D-I-B-A-N-G, दिबांग एंड लोहित, दिबांग एंड लोहित, दिबांग एंड लोहित, L-O-H-I-T, लोहित आर टू इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हियर, आर टू इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हियर। ट्रिब्यूटरी हियर। तो आपने देखा कि यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। क्या मैंने बोला था दोनों इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी का नाम? दिबांग एंड दिहांग। समझ में आया? अच्छा, अब केयर कीजिएगा कि दिबांग और लोहित दोनों आकर के इसमें मिल गया। ठीक है, किसमें मिल गया? ब्रह्मपुत्र में। लेकिन ब्रह्मपुत्र नहीं बोलिएगा, क्या बोलिएगा? दिहांग में या सियांग में। उसके बाद ये नदी आगे बढ़कर अरुणाचल प्रदेश से किसमें इन करती है? याद रखना बच्चे, असम में। और जिस जगह से इन करती है वो है पासीघाट। क्या?
पासीघाट। तो याद रखिए इसी पासीघाट में मैंने इस नदी को देखा। मैं यहाँ क्लास ले चुका हूँ पासीघाट में, क्लियर है, चाइना के पास है। लिखेंगे, हाँ पढ़ा दिया था मैंने तो पहाड़ी के लोगों को उधर, पहला मैं टीचर था पढ़ा कर निकल गया था, मेरा एक स्टूडेंट मेरे को बुलाया था। हाँ शॉर्ट हाइट तो बोलते हैं। और थोड़ा सा वहाँ पर एक चीज मैंने देखा, वो बेटी बहुत वो है एग्रेसिवनेस, झगड़ा की प्रवृत्ति। आपको अकेले देखेंगे तो भी लड़ जाएंगे, आप कुछ नहीं करेंगे तो। और वो थोड़ा गुस्साते हैं, मतलब जैसे पूरा तो ट्रैवल नहीं है तो उनके एरिया में अगर घूमेंगे टहलेंगे तो थोड़ा आपको मतलब अच्छे नहीं लोग नजर से देखना, मतलब नहीं चाहते देखना, आप पर गुस्सा आते हैं। और याद रखिएगा अगर लड़ाई होगी तो फिर वो मर्डर ही है, सीधा बहस, वो मर्डर नहीं, सीधा वो बीच की बात नहीं करते। अगर आपने गलती से झापड़ चला भी दिया तो अगर जिंदा बच गया तो पहले तो 50,000 एक झापड़ का रेट है, वहाँ फिक्स रेट है, स्टूडेंट बता रहा था। अगर किसी को गलती से एक झापड़ भी आपने लगा दिया तो 50,000 रेट है। तो मैंने उससे पूछा अगर मुझे 2-4 लगा दे तो कितना रेट, बोला नहीं सर उसका कोई रेट नहीं। मैंने सोचा इसी बात कमा भी लेगा इसे तो, और मैं और जान के जाता हूँ उनके एरिया में, तबियत से पीट लो, अगर से और तबियत से पीट लो, रेट और मिलता कोई बात नहीं। ऐसा कोई प्रोविजन था नहीं, और कमा कर आ जाता। और किसे पता है वहां पर पीट कर गया, मेरा कौन सा इज्जत के पोस्टर लगे हैं हमारे क्लब। तो अब सोचिए मेंटली एक्चुअली उसका एक कारण है बच्चे, सेपरेटिज्म समझते हैं, अलगाववाद। सेपरेटिज्म अलगाववाद कहने का मतलब है, सोचिए आप इमेजिन कीजिए जैसे मान लीजिए आप अपने परिवार में रह रहे हैं तो पेरेंट्स आपसे थोड़ा अलगाव का बिहेव रखते हैं, तो आपके दिमाग में वो चीज होता है ना सेपरेट, कि हमको अलग ये करते हैं। तो अब इमेजिन कीजिए कि भारत में जो पेरेंट्स है तो गवर्नमेंट ही होगी, और आपने बस सेपरेटिज्म का सोच डाल दिया तो वो क्या अपने आप को अलग नहीं मानेंगे, और अलग मानेंगे तो सबसे पहले आपसे ही चिढ़ेंगे। वहाँ यही सोच थी, और चाइना तो फायदा उठाता नहीं, वो तो जाने लगा, और इनको क्या लगता है कि वो साथ देना, अरे वो तो फायदा उठा रहे हो क्यों साथ देने लगे। आप जब याद रखिएगा एक बहुत छोटी सी सलाह है, घर का नेतृत्व कैसा भी हो, घर का लीडरशिप गार्जियन कैसा भी हो, वही है आपका, समझ में आया ना। एकता में ही बल है, स्ट्रेंथ इन यूनिटी, बाहरी तो किसी का फायदा उठाता है। तो ये चीज वहां पर था पासीघाट में, और जो मेरा स्टूडेंट जो उनको ले गया था वो उसी एरिया का था, तो फिर मुझे कोई दिक्कत था नहीं, कोई आराम से घुमा। और वो लड़का वहाँ का ट्राइबल ही था, बहुत सिंपल लड़का था वो, उसका जॉब भी था और भी सिंपल था, माँ बाप दोनों जो कलेक्टर थे, बाकी ठीक ही था, सिंपल लड़का था। उसको किसी चीज़ की कमी थी, माँ बाप भी कलेक्टर, खुद भी नौकरी, प्रॉपर्टीज अंदर बड़ा बड़ा 10 उसके रेस्टोरेंट, तो वहाँ के ट्राइबल को किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी ये जो है वो बैड क्या करेंगे ये तो याद रखिएगा कि इधर से दिबांग और लोहित दो नदियां यहाँ पर मिलेंगी अरुणाचल में, ठीक है। और मिलने के बाद ये पासीघाट के बाद कहाँ पर करेगी, आसाम। लिखिएगा आफ्टर पासीघाट, आफ्टर पासीघाट, PASIGHAT, आफ्टर पासीघाट। अच्छा सुनिए, जब आपने पासीघाट लिखा तो ब्रैकेट में ARP लिखिए, पासीघाट किस स्टेट में है, ARP में, ठीक है। आफ्टर पासीघाट इट एंटर्स इन आसाम, आफ्टर पासीघाट इट एंटर्स इन आसाम। तो आफ्टर पासीघाट इट एंटर्स इन आसाम, तो बताइए पासीघाट के बाद ये कहां एंटर कर गई, आसाम। अभी आसाम में एंटर कर गई, आसाम में इसका क्या नाम है, एनीबॉडी, ब्रह्मपुत्र। यहां पर इसका नाम ब्रह्मपुत्र है, लिखिए इन आसाम इट इज कॉल्ड ब्रह्मपुत्र। देखिए कितना नाम बदल रहा है, इन आसाम इट इज कॉल्ड ब्रह्मपुत्र। तो सभी बच्चे याद रखिएगा, जहां से चल रही है वहां शाम को चाइना में पहुंची यारलुंग जांगबो, अरुणाचल में पहुंच रही है तो सियांग बोल रहे हैं, दिहांग बोल रहे हैं, लोहित और दिबांग आकर के मिल रहा है, असम में कर रही है, तब ये क्या कहला रही है, ब्रह्मपुत्र। और ये पूरे असम में बहती है, तो ब्रह्मपुत्र यहाँ का क्या है, लाइफ लाइन है, यहाँ का बैकबोन है। लिखिए इट इज लाइफ लाइन और बैकबोन ऑफ असम, इट इज लाइफ लाइन और बैकबोन ऑफ असम, इट इज लाइफ लाइन और बैकबोन ऑफ
आसाम। तो आसाम का आप इसको लाइफ लाइन भी बोल सकते हैं ब्रह्मपुत्र को, और बैकबोन भी कह सकते हैं। यहाँ भी ब्रह्मपुत्र नदी जबरदस्त है, लेकिन ये है कि लोगों ने किनारे को बहुत गंदा कर देते हैं, पोल्यूशन, वो सब कचरा डाल डाल के। थोड़ा सा नदी को साफ रखना जरूरी है। मैं गुवाहाटी में क्लास लेने गया था, तब मैंने पहली बार ब्रह्मपुत्र को देखा, सिर्फ पढ़ाया ही करता था। ठीक है, तो अब ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ कहलाएगी? जब नहीं लिया हाँ, असम में। अब असम का ये क्या है? लाइफ लाइन या इसका बैकबोन। अब ये आसाम में बहना शुरू हुई। अब यहाँ से मैं क्वेश्चन घुमा देता हूँ। चलिए सभी लोग ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। आप लोगों ने NH समझते हैं? NH नेशनल हाईवे, कोई दिक्कत नहीं। तो जिस तरह NH होता है, क्या उसी तरह NW भी होता है क्या? अब W मतलब वाटर वेपर, क्या वाटर वेपर भी होता है या सिर्फ NH होता है? दोनों होता है डेफिनेटली। याद रखिएगा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा, सबसे लंबा वाटरवे वो इसी ब्रह्मपुत्र में है, जिसको कहा गया है नेशनल वाटरवे नंबर 2। लिखिए, नेशनल वाटरवे डैश 2, नेशनल वाटरवे डैश 2, यानी NW2, नेशनल वाटरवे डैश 2 is in Brahmaputra river in Assam, is in Brahmaputra river in Assam, is in Brahmaputra river in Assam, is in Brahmaputra river in Assam। तो बताइए भारत का दूसरा सबसे लंबा वाटरवे कौन है? यही NW2। क्लियर है? ये किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र। किस स्टेट में है? आसाम। कहां से कहां तक? लिखिए, फ्रॉम सदिया टू धुबरी, फ्रॉम सदिया टू धुबरी, सदिया टू धुबरी, भूलिएगा नहीं, फ्रॉम सदिया टू धुबरी, भूलिएगा नहीं, फ्रॉम सदिया टू धुबरी। इसका मतलब है सदिया से लेकर धुबरी तक असम में क्या है? नेशनल वाटरवे। तो बताइए ब्रह्मपुत्र रिवर कहां तक नेविगेबल है? सदिया से धुबरी। लिखिए, इट इज नेविगेबल हियर। नेविगेबल मतलब जिसमें आप जहाज चला सकते हैं, स्टीमर चला सकते हैं। इट इज नेविगेबल हियर, इट इज नेविगेबल, NAVIGABLE, नेविगेबल हियर। नेविगेबल का मतलब है नौगम्य। नौगम्य मतलब जिसमें नाव चला सकते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी क्या है? नौगम्य है। दूसरा नेशनल वाटरवे है सदिया से लेकर कहां तक? धुबरी तक। चलिए, आइलैंड तो सब लोग समझते हैं, समुद्र में होता है, चारों तरफ पानी से घिरा होता है। क्या नदी में भी आइलैंड होता है? क्या नदी में भी आइलैंड होता है? रिवर में भी? सोच समझ के बताइए। आइलैंड तो बड़ा होता है और समुद्र में होता है, क्या नदी में भी होता है? आपने हाँ कहा था, आपने नहीं कहा था। हाँ क्या सोच के बोला था आपने? क्या? माजुली, एकदम सही जवाब। याद रखिएगा, सुनिए ध्यान से, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड इसी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। लिखिए, द बिगेस्ट, फिर रुक जाइए, बिगेस्ट लिखकर। क्या लिखा आपने? द बिगेस्ट। अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड किस देश में है? भारत में। किस स्टेट में है? असम में। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र में। और नाम क्या है? माजुली। क्या नाम है? माजुली। लेकिन अगर किसी पढ़े लिखे व्यक्ति ने मेरी तरह आपसे पूछ दिया कि वर्ल्ड का सबसे छोटा आइलैंड कहां है? पिको क्या उमानंदा? एकदम सटीक जवाब, पिको का आइलैंड या उमानंदा। क्या? उमानंदा। वो भी कहां? असम में, ब्रह्मपुत्र नदी में। लिखिए, दोनों समझ आया? क्या हुआ? कोई बात नहीं, लिखिए, मेरे साथ बोलता था। पता है ना वेनेजुएला की मिट्टी कितनी जबरदस्त है? हाँ, लिखेंगे, द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रिवराइन आइलैंड, द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रिवराइन आइलैंड, रिवराइन, रिवर लिखिए, INE लगा दीजिए। द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रिवराइन
island, riverine island is in Brahmaputra river in Assam, is in Brahmaputra river in Assam, is in Brahmaputra river in Assam। तो बताइए वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड असम में, ब्रह्मपुत्र में, और सबसे छोटा भी ब्रह्मपुत्र में। लिखिए विचार तो पहले बड़ा का नाम दूंगा फिर छोटे का, ठीक है। विचार माजुली, MAZULI, माजुली एंड उमानंदा। बोलिए बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए MAZULI एंड उमानंदा। मैंने देखा है इस उमानंदा आइलैंड को जहाज पे घूम रहा, ठीक है। एक्चुअली ओ बैच होता था तो मैं तो सामने स्टूडेंट के साथ ही चला गया था, चलिए सर आज घूमने चलता हूँ, चलो भाई। ओके, यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया। तो भूलिएगा नहीं, माजुली एंड उमानंदा दोनों इसी ब्रह्मपुत्र में, ठीक है। और सदिया से धुबरी तक आप यहाँ पे जहाज चला रहे हैं। अच्छा, धुबरी के बाद ब्रह्मपुत्र जो है वो प्लेन में एंटर करती है, किसमें? पूरा प्लेन में। लिखिए, आफ्टर धुबरी इट एंटर्स इन प्लेन इन बांग्लादेश। आफ्टर धुबरी इट एंटर्स इन प्लेन इन बांग्लादेश। आफ्टर धुबरी इट एंटर्स इन प्लेन in Bangladesh. After Dhubri, it enters in plane in Bangladesh. After Dhubri, it enters in plane in Bangladesh. तो बताइए बांग्लादेश में किसके बाद इन करती है? धुबरी के बाद, ठीक है। और वो पूरा का पूरा प्लेन है। इसका मतलब ब्रह्मपुत्र नदी अब कहां आ गई? बांग्लादेश में। जबरदस्त बाढ़ लाती है, याद रखिएगा, सबसे खतरनाक बाढ़ ब्रह्मपुत्र का होता है। तो जानते हैं जब ये बांग्लादेश मीट करती है तो इसका नाम बदल जाता है। बताइए इसका बांग्लादेश में क्या नाम है ब्रह्मपुत्र का? बोलिए क्या कह रहे हैं आप? जमुना। क्या नाम है? जमुना, JAMUNA। देखिए, इन बांग्लादेश इट इज कॉल्ड जमुना। इन बांग्लादेश इट इज कॉल्ड जमुना। जमुना। तो बांग्लादेश में इसका क्या नाम है? जमुना। ओके ना, लिखिए आप लोगों ने जमुना। फिर लिखिएगा हेयर मतलब बांग्लादेश में, हेयर तीस्ता रिवर फॉल्स इन जमुना। हेयर तीस्ता रिवर, TISTA, हेयर तीस्ता रिवर फॉल्स इन जमुना। तो यहाँ पे कौन सी नदी जमुना में आकर मिलती है? तीस्ता। हेयर तीस्ता रिवर फॉल्स इन जमुना। तो जमुना में आकर कौन सी नदी मिल गई? तीस्ता। सुनिए, नदी जब निकलेगी और जब तक समंदर में नहीं गिरेगी तब तक नदी पूरा नहीं होता। लेकिन क्या मैंने जमुना को समंदर में गिराया? नहीं गिराया। इसका मतलब ये नदी पूरा नहीं हुआ, लेकिन हम इसको यही पूरा मानेंगे। वो ट्रिक मेरे पास है ताकि मैं एक कॉन्सेप्ट समझा पाऊं। इसको यहीं पे रोकिए। अब लिखिए इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, इंपॉर्टेंट का मार्क लगा दीजिए, यहीं से क्वेश्चन उठाते हैं वो। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज लिखा आपने, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज में पहला पॉइंट बनाइए, लिखिए फ्रॉम लेफ्ट। फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट। क्या समझे आप? पहले लेफ्ट साइड से आने वाली लिखा आपने फ्रॉम लेफ्ट। ब्रैकेट में लिखिए W2E। W2E मतलब मैं आपको लेफ्ट वाला बता रहा हूं, लेकिन किधर से किधर ले जा रहा हूं? वेस्ट टू ईस्ट। चलिए लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए और ऐसे रहिएगा। लिखिए, पहले लिखिए तीस्ता, TISTA, तीस्ता, कॉमा धरला, DHARLA, धरला। तीस्ता के बाद क्या लिखा आपने? धरला। फिर लिखिए अमो, AMO, अमो। फिर लिखिए कलजानी,
KALJANI कलजानी। फिर लिखिए मानस, मानस। फिर लिखिए मोरा मानस, मोरा मानस। मोरा मानस। फिर लिखिए खेर कुटिया, खेर कुटिया, कुटिया बोलना है, खेर कुटिया, KHER खेर, KUTIA खेर कुटिया। हाँ कुटिया, सुन लिया? मैं 2-4 बार बोल रहा हूँ, खेर कुटिया। अगला लिखिए सुबनसिरी, SUBANSIRI, सुबनसिरी। फिर लिखिए दिबांग, दिबांग, दिबांग। ओके, चलिए ये लेफ्ट साइड से हो गया। अब लिखिए पॉइंट बना के फ्रॉम राइट, फ्रॉम राइट, फ्रॉम राइट, ब्रैकेट में W2E, W2E मतलब राइट से बता रहे हैं, लेकिन किधर से किधर ले जा रहे हैं आपको? W2E ले जा रहे हैं। ऐसे ही पूछ लेंगे वो, ठीक है। W2E में लिखिए, पहले लिखिए कृष्णाई, KRISHNAI, कृष्णाई, कृष्णाई। फिर लिखिए खीरी, KHRI, KHRI, सॉरी खारी, नहीं खीरी लिखिए, KHRI, खारी तो वहां लूनी में चला गया, खीरी। फिर लिखिए कामेंग, KAMENG, कामेंग, KAMEN, कामेंग, NG, KAMENG, कामेंग। दिख रहा है एटलस में कामेंग? एटलस में दिख रहा है, उधर ऑक्सफोर्ड वाले में देखिए तो कामेंग दिख रहा है, KAMENG। नीचे की तरफ से देखिएगा, कामेंग या कलाम में दिख रहा है क्या? KALANG। होता है, क्या करें, सोचा कोई बुढ़ा आदमी बैठ कर पढ़ाता। वेरी गुड, जहां देखना है तुम नहीं देखते। यहाँ पे लिखा है ना कृष्णा, फिर देखिए लिखा है ना खीरी, फिर देखिए क्या लिखा है? काफी लिखा है, काफी लिखा है, उसमें क्या लिखा है? कलाम लिखा है, KALANG, कलाम, कलाम। एक काम कीजिए, अभी जो आप लोगों ने लिखा है उसको कट कर दीजिए, कट करके, हाँ जो अभी बोला है ना कामेंग, हाँ उसको कट कर दीजिए, कट करके लिखिए। नहीं ये पहले ये वाला लिख लीजिए, नहीं लिखिए KALANG, 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 कलाम, ठीक है ना? कलाम लिखिए, ओके, KALANG, कलाम, ठीक है। कलाम लिख लिया आप लोगों ने, ओके। कलाम के बाद फिर नेक्स्ट लिखिए धनसिरी, धनसिरी, DHANSIRI, DHANSIRI, धनसिरी। फिर लिखिए दिखू, DIKHU, दिखू। ये किसका पेन आ गया मेरे पास? DIKHU, दिखू। फिर लिखिएगा दिसांग, दिसांग, DISANG, दिसांग, दिसांग। फिर लिखिएगा लोहित, LOHIT, लोहित, HIT, लोहित। हो गया लोहित, ओके विमान। चलिए यहां पर हमने क्या किया कि ब्रह्मपुत्र के बारे में बता दिया, ओके। अब यहाँ पे क्या कीजिए, इधर किसको बांधा हमने पहले? इंडस, इधर किसको बांधा? ब्रह्मपुत्र। अब हम किसमें आएंगे? गंगा। लेकिन पहले ब्रह्मपुत्र का लेंथ लिख लीजिए, 2900 किलोमीटर। हेडिंग में ही ब्रह्मपुत्र का लेंथ लिख लीजिए, स्टार्टिंग में ही 2900 किलोमीटर।
ब्रह्मपुत्र का लेंथ लिख लीजिए, कितना बोला मैंने, 2900 किलोमीटर। ओके, चलिए अब लिखिए गंगा रिवर। अब थोड़ा अच्छे से पढ़ा जाएगा, याद रखिएगा, गंगा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको बहुत से प्रश्न सिखाऊंगा। लिखिए गंगा रिवर, गंगा रिवर ब्रैकेट में लिखिए 25-25 किलोमीटर, 25-25 25-25 मतलब 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। ओके, लिख लिया सभी लोगों ने 2525 किलोमीटर। अब चलिए जो मैं पूछ रहा हूं आप लोग हां ना में बोलिएगा। सबसे पहले बताइएगा भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। याद रखिए लेंथ इनका कम है लेकिन वो लोग विदेशों में भी है और ये पूरे के पूरे किस में है, भारत में, इसलिए ये भारत की सबसे लंबी नदी है। लिखिए गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। फिर लिखिए द बिगेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया। द बिगेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया। रिवर बेसिन ऑफ इंडिया। रिवर बेसिन मतलब समझ रहे हैं ना, जहां जहां पानी जाता है उन सब को बेसिन बोलते हैं। बिगेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा, सबसे बड़ी नदी बेसिन गंगा। ठीक है, नेशनल रिवर गंगा। लिखिए इट इज द नेशनल रिवर। वाकई अद्भुत है गंगा नदी, इट इज द नेशनल रिवर। ओके, भारत की सबसे धार्मिक और पवित्र नदी गंगा। लिखिए इट इज द मोस्ट रिलीजियस एंड सेक्रेड रिवर। इट इज द मोस्ट रिलीजियस एंड सेक्रेड रिवर। रिलीजियस एंड सेक्रेड, SACRED। सेक्रेड मतलब पवित्र, होली बोलते हैं ना आप, होली HOLY, होली मतलब पवित्र, तो सेक्रेड मतलब भी पवित्र। लिखा आपने, इट इज द मोस्ट रिलीजियस एंड सेक्रेड रिवर, यानी ये भारत की सबसे पवित्र और कैसी नदी है बच्चे, धार्मिक नदी है, सेक्रेड रिवर है। लिख लिया आप लोगों ने। ओके, अच्छा अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर मैं आप लोगों का ध्यान खींचा। गंगा नदी को हम लोग मदर का रिकॉग्निशन देते हैं। लिखिए इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज मदर। इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज मदर। याद रखिएगा मैंने गंगा नदी के किनारे के लोगों की एक खूबी देखी है, कभी भी गंगा वर्ड यूज नहीं करते, जी लगाते हैं हमेशा। और बिहार में मैंने देखा है गंगा मैया वर्ड यूज करते हैं, कभी भी गंगा नहीं बोलते, कहीं भी नहीं। हरिद्वार में भी मैंने लोगों के मुंह से सुना है सब लोग गंगा जी बोलते हैं, कभी भी गंगा वर्ड यूज नहीं करते। मैंने यहाँ एक चीज क्लियर किया है इन लोगों के लिए। अच्छा, लिखा आपने रिकॉग्नाइज्ड एज मदर। अब सुनिए सभी लोग ध्यान से, बताइए भारत के किस कोर्ट ने, हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट भी, भारत के किस कोर्ट ने किस नदी को लिविंग क्रिएचर जिंदा माना है, गंगा नदी को, और किस कोर्ट ने, उत्तराखंड हाई कोर्ट। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, उत्तराखंड हाई कोर्ट का स्टेटमेंट है कि गंगा नदी क्या है, लिविंग क्रिएचर है, जिंदा प्राणी है, इसलिए किसी तरह का अगर आप क्राइम कर रहे हैं तो आप सीधे जेल के अंदर जाएंगे। तो भूलिएगा नहीं, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा नदी को क्या कहा है, लिविंग क्रिएचर। लिखिए, याद रखना बच्चे, कहीं पर भी जीएस में, मेंस में, एनवायरनमेंट में कहीं पर भी लिखना हो ये लाइन चिपका देना। याद रखना नदी सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनवायरनमेंट, सीधा चिपका देना। उत्तराखंड हाई कोर्ट स्टेटेड दैट गंगा रिवर इज अ लिविंग क्रिएचर, सो ऑल द रिवर्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज लिविंग क्रिएचर। इसलिए सभी नदियों को हम लिविंग क्रिएचर के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि याद रखिएगा नेचर में जिसमें मोशन होता है बच्चे वो लाइफ होता है। नदी नहीं बहेगी तो कहां से पानी मिलेगा, कहां से नहाने का पानी मिलेगा, कहां से डूब मरने का पानी मिलेगा, कहां से खेतों के लिए पानी मिलेगा, बहुत चिंता है। कहां से ये बोतल में पानी मिलेगा, गिलास में मिलाने के लिए पानी, तो समझना होगा। ये समझ गया। लिखिए
Uttarakhand High Court stated that मेरठ में मेरी एक स्टूडेंट थी, तो मैंने ऐसे ही किसी बात उसको डांटा था, तो पता क्या बोलती है, दिल्ली ना जाना दिखे, मतलब लगता है तुमको दिल्ली नहीं जाना, मेरे जाना। इतना खुशी हुआ, अब उसकी नौकरी लग गई है सब इंस्पेक्टर और यूपी पुलिस में, देखो मुझे कितनी खुशी हुई। तो ये बच्चे तो मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन पीछे नहीं हटने का। लिखेंगे उत्तराखंड हाई कोर्ट स्टेटेड दैट गंगा रिवर is a living creature. Ganga river is a living creature. Ganga river is a living creature. अब कभी नहीं भूलेंगे, तो गंगा नदी क्या है बच्चे? लिविंग है, सजीव है, लाइफ। कितना अच्छा स्टेटमेंट दिया है उत्तराखंड हाई कोर्ट ने। कम से कम नदी को तो डिस्टर्ब नहीं कीजिए, लेकिन हम लोग मानते हैं नदी के किनारे बैठे हैं और नदी में कचरा डालते हैं, नदी थोड़ी मना करेगी। लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं बच्चे, ह्यूमन सिविलाइजेशन। आप तो कचरा करके नदी में चले गए, उसके किनारे में जो पशु पक्षी आते हैं एनिमल्स, उनको पानी नसीब होगा कहाँ? वो कौन सा आरओ का पानी पी रहे हैं एसएलएनसी में आके, कचरा फैला देते हैं। तो उनके लिए तो नदी तालाब ही सोर्स है, आप उसमें भी कचरा डालते हो, कहाँ से पिएंगे? ये जो बर्ड्स हैं इनको कौन पानी दे रहा है? ये पानी के लिए कहाँ जाएंगे? उल्टा मोबाइल चला के 5G 6G करके तो आपने इन सभी को ऊपर खरीजी कर दिया है, सब ऊपर जा चुके हैं। तो बहुत सा प्रॉब्लम है, इकोसिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने क्या कहा? लिविंग क्रिएचर। क्यों कहा लिविंग क्रिएचर? एनीबॉडी? व्हाई गंगा रिवर रिकॉग्नाइज्ड एज लिविंग क्रिएचर? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि गंगा नदी का पानी कभी भी खराब नहीं। याद रखिएगा, गंगा नदी का पानी कभी भी खराब नहीं होता। लैब में रख के लोगों ने महीने महीने देखिए, लोग गंगा जल रखते हैं ना, दुकान में बिकती है, लेकिन गंगा जल की खूबी है कि गंगा जल कभी भी खराब नहीं होता। इसलिए गंगा जल को क्या बोला गया है? लिविंग क्रिएचर। समझ में आया बड़े भाई? गुड, आगे लिखिए। अब सुनिए सभी लोग, ये नेशनल रिवर भी है, तो क्वेश्चन है मेरा, पहले क्वेश्चन सुनिए, ऑप्शन सुनिए। गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी बना है, क्या बना है? गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। तो इसका एक चेयरमैन भी बना है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या बच्चे? प्राइम मिनिस्टर। लिखिए, लिखेंगे द चेयरमैन ऑफ गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी इज, द चेयरमैन ऑफ गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी इज प्राइम मिनिस्टर। डेफिनेटली 100% सही जवाब। रिवर बेसिन अथॉरिटी इज प्राइम मिनिस्टर। तो बताइए गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के चेयरमैन कौन है? क्या बोलिएगा? प्राइम मिनिस्टर। तो सोचिए कि गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी बनाया गया है और उसका चेयरमैन किसको बनाया गया है? क्या बनेगा? प्राइम मिनिस्टर। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी वैल्यू होगी प्राइम मिनिस्टर को ये पद मिला है। ठीक, फिर लिखिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट। नमामि गंगे प्रोजेक्ट, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, कॉमा गंगा एक्शन प्लान, कॉमा गंगा एक्शन प्लान, कॉमा गंगा स्मार्ट सिटी प्लान, गंगा स्मार्ट सिटी प्लान। गंगा के किनारे स्मार्ट सिटी डेवलप की जा रही है, गंगा स्मार्ट सिटी प्लान एटसेट्रा आर रनिंग ऑन दिस रिवर, एटसेट्रा आर रनिंग ऑन दिस रिवर, एटसेट्रा आर रनिंग ऑन दिस रिवर, एटसेट्रा आर रनिंग ऑन दिस रिवर। तो ये सब किस पे चल रहा है बच्चे? इसी नदी पे चल रहा है। आप में से कोई जानते हैं कि गंगा, चलिए ये तो पहले मैंने गंगा नदी का बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया, ये हर जगह कम करेगा। कभी भी लिखने पूछेगा मेंस में अगर कुछ आ गया, पहले ये सब लाइन जरूर चिपकाएगा, क्योंकि पता है सब क्या लिखेगा, यहाँ से निकलती है वहाँ गिरती है अब हम घर जा रहे हैं। नहीं, आप पहले ये बताइए, ठीक है, बात बताइए। अब मुझे आप में से कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति बताएंगे गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से।
आपने गलत नहीं कहा, लेकिन गंगोत्री बोलूं या गोमुख बोलूं? बुक में गंगोत्री यहाँ पर एग्जैक्ट वर्ड क्या है? गोमुख ग्लेशियर। लिखिए, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम गोमुख ग्लेशियर। ब्रैकेट में लिखिएगा गंगोत्री। गोमुख गाय के मुंह की तरह, और शेर के मुंह की तरह कौन है? ये बताया था ना, इंडस सिंह कंपन, तो वो शेर की तरह और ये गाय की तरह। मैंने इस ग्लेशियर को देख रखा है मद्रास में, ठीक, 2008 में, जब मैं वो जला था पहाड़ों के ऊपर, तभी गया था घूमने। जलने के बाद नहीं, पहले घूमने के बाद जला था। चलिए देखेंगे। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम गोमुख ग्लेशियर। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम गोमुख ग्लेशियर। ब्रैकेट यहीं पे लिखिए बच्चे, ब्रैकेट में लिखिए गंगोत्री। ब्रैकेट में लिखिए गंगोत्री। एक्चुअली गंगोत्री इज द टेंपल देयर। गंगोत्री इज द टेंपल देयर। फ्रॉम गंगोत्री टेंपल you have to walk on foot. You have to walk on foot approx 22 kilometer. Approx 22 kilometer. When I started the walking on foot, it's approx 7 a.m. It approx 7 a.m. And in evening 6 p.m. I was there. 12 hours I have taken to move only 22 kilometers on the greater Himalayas. I was the young, so I can move. But another people, like the old people, after 2 kilometers, they are having the rest. Because the terrain is just opposite. Terrain is very tough. Narrow passes, danger prone, deep valleys, and the natural beauties you can understand. And water, small streams, and water is 100% chill. Temperature is very low, and the month was June. And having cap, gloves, 2 jacket, shoes, and it was very tough to move there because the lack of oxygen. On height there is lack of oxygen, so we used glucose on the tongue to move away. I was quite comfortable. I don't use any glucose because I have the power myself. But along with my 2 friends, I have already told you the name. One was Rajkumar and second was Dilip Kumar. I was third, Anup Kumar. The 3 friends, Anup Kumar, Rajkumar, Dilip Kumar. 3. तो हम लोगों ने इस चीज ग्लेशियर को देखा। तो यहाँ पे ग्लेशियर क्या था कि बिफोर 50 मीटर स्टॉप। आपको नहीं जाना, लेकिन मेरी बेवकूफ़ी है ये, यहाँ पर 100% बेवकूफ़ी है कि मैं ग्लेशियर के अंदर तक चला गया। जैसे ग्लव्स, मफलर में मफलर बांध लिया तो फिर मफलर लंबाई बढ़ गई, फिर बेल्ट में बेल्ट बांध लिया तो फिर लंबाई बढ़ गई, फिर उसके बाद कुछ बचा नहीं बांधने में, फिर रिस्क हो जाता है ना, ठंड लग जाती है। और मैं चला गया ग्लेशियर में, और बर्फ के पत्थर लोहे की तरह जमे हुए, उस पर खड़ा होकर फिर मैंने फोटो ली। और वहाँ पर जो ठंडी हवा लगी, याद रखिए रात भर सिर में दर्द रहा, दवाई लेने के बाद भी नहीं गया, और साफ ये मना था कि नहीं, नज़दीक नहीं जाना, छोटा सा एक्सीडेंट खत्म कर सकता था। और पानी का आवाज़ इतना तेज कि लगता है कि पत्थरों वगैरह पहाड़ों को तोड़ करके पानी निकल जाए, ऐसा ये जगह था। फिर अगले दिन सुबह जब आए, तब आप गंगोत्री टेम्पल में आते हैं, वाइट रंग का एकदम वो पूरा टेम्पल है, तब उसके बाद आपको गाड़ी मिल सकता है जाने के लिए। और बूढ़े लोग के लिए फिर वो नहीं होता, गधे घोड़े ये लोग भी हैं जाने के लिए। तो टेरेन इतना टफ है ये ग्रेटर हिमालय के ऊपर। तो यही आपको पूरा गोमुख ग्लेशियर, जहाँ से गंगा नदी निकलती है, और आप यूट्यूब पे भी देखिएगा, मिल जाएगा, इस तरह से पहाड़ है और ऐसे नीचे से गंगा नदी का फ्लो है। तो यहाँ तक तो पहुँचे, उसके बाद भी पता चला कि नहीं, ओरिजिनल फ्लो अभी भी 3-4 किलोमीटर पीछे है, वहाँ जाना इम्पॉसिबल। टेरेन इतना खतरनाक, और फिर आप नहीं चल सकेंगे। ये पूरे थाई की नसें कब तक चढ़ चुकी, आप चल ही नहीं सकते। इसीलिए तो वो चीज़ें अनदेखी रहेंगी, वहाँ कोई नहीं जा सकता, क्योंकि टेरेन इतना टफ है, आप वहाँ जा ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, चीज़ वहाँ पर जबरदस्त, इतना सर्दी, और पानी तो इतना ठंडा कि हाथ डालो तो एकदम उंगली कट करके गिर जाए, इतना टफ है यहाँ पर। नहाना तो बहुत दूर की बात, लेकिन फिर भी पिलग्रिमेज देखिए, लोग आराम से बैठ के नहा रहे हैं, लेकिन दूर इतना तेज आवाज़ कि कोई भी पत्थर कुछ भी हो सबको तोड़ करके बहा दे, इतना शोर है, आवाज़ इतना तेज है इन नदियों। तो सोच सकते हैं कि 6 किलोमीटर की ऊंचाई से जब ये नदी निकलेगी
तो इतनी शोर कर रही है तो जमीन को कैसे काटती होगी, वहीं पर दिखता है इरोजन कितना टफ है इस नदी का। क्लियर हो गया अच्छे? ठीक, तो आपने देखा कि ये कहाँ से निकल रही है, गोमो ग्लेशियर से। गोमो ग्लेशियर कहाँ पर है, बेंगोल। लेकिन अब बताइए ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, क्योंकि पूरा पूछा जाता है। वही डिस्ट्रिक्ट है जिसमें अभी क्लाउड बस्टिंग हुई है, जिसमें विनाश हुआ है, उत्तराखंड का उत्तरकाशी। चर्चा में था ना उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट जहाँ क्लाउड बस्टिंग हुई थी। लिखिएगा क्या लिखा आपने, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम गोमो ग्लेशियर, ठीक है, इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, 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 ओके, ऑफ उत्तराखंड, ऑफ उत्तराखंड यानी स्टेट क्या है, उत्तराखंड, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड फ्रॉम ग्रेटर हिमालयस, फ्रॉम ग्रेटर हिमालयस, फ्रॉम ग्रेटर हिमालयस। इसका मतलब बच्चे ये ग्रेटर हिमालय से निकलती है। क्लियर हो गया? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, उत्तराखंड स्टेट है और यहीं से ये निकल रही है। अब यहीं से क्वेश्चन होगा डिस्टर्ब। मेरा आपसे एक सिंपल सा प्रश्न है कि जहां से गंगा नदी निकलती है, ओरिजिन जहां होता है वहां पर क्या नाम है? याद रखिए गंगा नाम नहीं, जहां ओरिजिन होता है वहां गंगा नाम नहीं है। और ये बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं पूरे तरीके से बता देता हूं, कभी कंफ्यूज नहीं होगा। याद रखिएगा बच्चे, जहां से ये निकलती है यहां पर इनको गंगा नहीं कहा जाता। लिखिए हियर इट इज कॉल्ड, हियर इट इज कॉल्ड क्या कहते हैं, भागीरथी, भागीरथी, हियर इट इज कॉल्ड भागीरथी। याद रखिए रिलीजियस बुक क्या कहती है, भागीरथी नहीं तपस्या करके गंगा को धरती पर बुलाया है, यही है भागीरथी। तो याद रखिएगा क्या नाम है यहाँ पर, भागीरथी। इसका मतलब है गंगा नदी अपने ओरिजिन पर भागीरथी कहलाती है, गंगा नहीं कहलाती। इट इज क्लियर एवरीवन? ठीक, तो जब भागीरथी आगे बढ़ती है तो एक नदी आकर इनसे मिलती है जिसका नाम है भिलंगाना। क्या नाम है, भिलंगाना। लोग इसको भिलंगना भी बोल देते हैं। तो भिलंगाना और भागीरथी जहां मिलती है यहीं पर वो डैम बना था जिसका नाम है टिहरी डैम। क्या, टिहरी डैम, जो अब खत्म हो चुका है। लिखेंगे टिहरी का, टिहरी लिखो, हाँ टिहरी डैम लिखेगा। भिलंगाना रिवर मर्जेस विद भागीरथी, भिलंगाना BHI लिख दिया है बोर्ड पर, LANGAN, भिलंगाना रिवर मर्जेस विद भागीरथी, मर्जेस विद भागीरथी, मर्जेस विद भागीरथी, भागीरथी, मर्जेस विद भागीरथी। तो बताइए भिलंगाना किस में आकर मिलती है, भागीरथी, यानी जहां से निकल रही है वही भागीरथी है। अभी गंगा का अस्तित्व नहीं है, यहाँ पर कौन आके मिला, भागीरथी। और जहां पर मिल रहा है यहीं पर डैम है जिसका क्या नाम है, टिहरी डैम। लिखिए टिहरी डैम, TEHRI, टिहरी डैम इज सिचुएटेड है, टिहरी डैम इज सिचुएटेड है, टिहरी डैम इज सिचुएटेड है। तो यहीं पर कौन सा डैम है, टिहरी डैम। अब सुन लीजिए सभी लोग, टिहरी डैम जो है वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट, शायद इसको हम डैम बोलते हैं। क्लियर है? मैं कल को कंफर्म कर दूंगा। क्लियर है? तो टिहरी डैम अब इकोसिस्टम के लिहाज से गलत है, इसलिए अब ये खत्म हो चुका है। ओके, अच्छा, अब यहाँ से भागीरथी आगे बढ़ती है तो एक जगह है जिसका नाम है देवप्रयाग। क्या है जगह का नाम बच्चे, देवप्रयाग। लिखेंगे इन देवप्रयाग, इन देवप्रयाग, इन देवप्रयाग, इन देवप्रयाग, इन देवप्रयाग। अंडरलाइन कीजिए, जो जो नाम बोलूंगा अंडरलाइन कीजिएगा नदी का भी, यही कंफ्यूज करेंगे वो, ठीक है। इन देवप्रयाग, कौन कहां जगह बच्चे, देवप्रयाग। अब याद रखिए अभी हम उत्तराखंड में बाहर नहीं निकले हैं। इन देवप्रयाग अलकनंदा, क्या बोला मैंने, अलकनंदा। लिखिए इन देवप्रयाग अलकनंदा फॉल्स इन भागीरथी, इन देवप्रयाग अलकनंदा फॉल्स इन भागीरथी, इन देवप्रयाग अलकनंदा फॉल्स इन भागीरथी।
तो बताइए देवप्रयाग में कौन मिल रहा है भागीरथी से? अलकनंदा। फिर से सुनिए सभी लोग, अलकनंदा भागीरथी से कहां मिल रही है? देवप्रयाग में। अब अलकनंदा और भागीरथी मिला तो दोनों का कंबाइंड आगे बढ़ेगा स्ट्रीम। लिखिए देन इट इज कॉल्ड गंगा रिवर, तभी इनका क्या नाम है? गंगा रिवर। समझ में आया? देन इट इज कॉल्ड गंगा रिवर, देन इट इज कॉल्ड गंगा रिवर। एक चीज सभी बच्चे याद रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, निकलने के वक्त भागीरथी, भागीरथी किससे आकर मिलती है? या अलकनंदा किससे आकर मिलती है? भागीरथी। जगह का क्या नाम है? देवप्रयाग। और देवप्रयाग के बाद जब ये नदी बढ़ती है तभी क्या कहलाती है? गंगा नदी। अब मैं आप लोग को एक फॉर्मूला दे रहा हूं, प्लीज इसको एज इट इज लिखिएगा और सभी बच्चे याद रखिएगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इट इज क्लियर? चलिए लिखिए सभी लोग। मंदाकिनी प्लस अलकनंदा, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा इक्वल टू रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। तो बताइए, हाँ उठा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं, उठा सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या कीजिएगा, मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। मंदाकिनी किससे मिलती है? अलकनंदा से। जगह का क्या नाम है? रुद्रप्रयाग। सब लोग को याद रहेगा, मंदाकिनी किससे मिलेगी? अलकनंदा से। जगह का क्या नाम है? रुद्रप्रयाग। पिंडारी प्लस अलकनंदा, पिंडारी प्लस अलकनंदा इक्वल टू कर्णप्रयाग, इक्वल टू कर्णप्रयाग। तो बताइए पिंडारी किसमें मिलती है? अलकनंदा। जगह का क्या नाम है? कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग। देख रहे हैं दोनों जगह अलकनंदा है, कर्णप्रयाग। ठीक, धौली गंगा बच गया। वही कहा कैसे हो गया? इतना भी जल्दी नहीं बुढ़ापा आ जाएगा, दिमागी और धौली गंगा भी किससे मिल रही है? अलकनंदा से। आप एक चीज क्लियर कर रहे हैं बच्चे? क्लियर ये कीजिए, अलकनंदा में मंदाकिनी मिल रही है, आगे भी अलकनंदा ही है, अलकनंदा में भी पिंडारी मिल रही है, आगे भी अलकनंदा ही बन रही है, फिर अलकनंदा में धौली गंगा भी मिल रही है, तब भी अलकनंदा ही है। और ये अलकनंदा जब भागीरथी में मिल जा रही है तब क्या कहला रही है? गंगा नदी। समझ में आया? तो ये मत सोचिएगा कि ये कम, ऐसी इतनी सारी नदियां हैं, ये कम नहीं है। पूरी बात समझ में आ गई? चलिए फिर आगे कॉन्सेप्ट ले जाएंगे तो दिक्कत होगा। थैंक यू क्लास। कहा है कि मैं क्लास को देर से शुरू करता हूँ तो